आप ग्रेड 10 में हैं और आपने अपने एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो कोड भरा है मैथमेटिक्स के लिए वो है 241, दैट इज 241, तो आप बिल्कुल करेक्ट जगह पे हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर फॉर मैथ बेसिक्स कोड 241, और सिर्फ पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम है कि कोई समझा दे कि कैसे जल्दी से मैथमेटिक्स को रिवाइज किया जाए, कैसे जल्दी से मैथमेटिक्स को इतनी अच्छी तरह प्रिपेयर किया जाए, वो भी बिल्कुल आसानी से, कि पेपर हो जाए बिल्कुल आसान, और वो भी सिर्फ एनसीईआरटी की सहायता से। मतलब ज्यादा बुक्स भी ना करनी पड़े और सिर्फ एनसीईआरटी की मदद से आपका पेपर इतनी अच्छी तरह हो जाए। बल्कि मैं तो कहूंगा बेसिक का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर से आते हैं, लेकिन सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया है उसमें जो डेप्थ है वो देखने लायक है। इसका मतलब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन लेंस लगा के। तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, एक कि सीबीएसई के सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करें, और दूसरा कि अगर प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई है तो उसे कैसे पूरा करें जल्दी से, राइट? तो बिल्कुल एक्साइटिंगली अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ कुछ समय बिताइए, जिससे आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी आज खत्म। शुरू करते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर फॉर बेसिक मैथमेटिक्स कोड 241, और हम शुरू कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस के साथ। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल है, 38 क्वेश्चंस हैं, 5 सेक्शन है ABCDE। पहले क्वेश्चन में एमसीक्यू है 1 से 18 तक, और 19 और 20वां नंबर मतलब 2 क्वेश्चन है असर्शन बेस्ड एंड रीजनिंग बेस्ड। नाउ ऐसा असर्शन रीजनिंग में कभी कभी बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन आज के बाद वो भी नहीं आएगी। तो ये हो गए हमारे 20 मार्क। उसके बाद है 2 मार्क वाले क्वेश्चन, 3 मार्क वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और आखिरी सेक्शन दैट इज सेक्शन ई में है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसमें कुछ पार्ट्स भी दिए हुए हैं। क्या फर्क पड़ता है, हम तो सारे पार्ट सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद है कुछ चॉइसेस के बारे में बात बताई गई है कि कुछ 6 क्वेश्चंस में चॉइसेस है, 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस है हर एक सेक्शन में। और उसके बाद बोला गया है कि नीट डायग्राम ड्रॉ करो, जैसे कि हम बहुत गंदे डायग्राम ड्रॉ करने वाले थे। पाई लो 22/7 अगर कुछ और ना बोला जाए। और आखिरी में है कि कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल वर्जित है। हमें तो पता ही नहीं था। नाउ द थिंग इज कि हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे या कुछ और भी करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करेंगे ही, लेकिन हम जरा डेप्थ में जाएंगे कि भाई क्वेश्चन करते वक्त दिमाग में क्या गुजरते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन वैसी होगी तो आप टेस्टिंग करके देखेंगे कि भाई मेरी प्रिपरेशन भी वहां तक है कि नहीं, और अगर नहीं है तो मैं आपको सॉल्यूशन देके जाऊंगा, और अगर है तो ऑल द बेस्ट, राइट? तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में क्या छुपा है। क्वेश्चन नंबर 1, एचसीएफ निकालना है। 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 नंबर दिए हुए हैं, एचसीएफ निकालना है, और तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है। तो यहां पे क्या आना चाहिए भाई? हमें सिर्फ यह पता होना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ निकालना हो 2 नंबर का, 3 नंबर का, कितने भी नंबर का, हमें ढूंढने होते हैं कॉमन प्राइम्स। कॉमन प्राइम्स मतलब जो प्राइम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है? पहले तो वो ढूंढेंगे, और फिर उसमें जो पावर होगी वो स्मॉलेस्ट वाली ले लेंगे, सबसे छोटी वाली। खत्म। अगर इतनी सी बात आपको क्लैरिटी के साथ पता है तो ये क्वेश्चन होना चाहिए 10 सेकंड में। देखिए 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, इसका मतलब 3 कॉमन है। यहां पावर है 4, 2, 3, ये सबसे छोटी है, बात खत्म। 5 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, सबसे छोटी पावर मुझे दिख रही है 5⁻1। 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, सबसे छोटी पावर दिख रही है मुझे 2⁻1, और काम हो गया है खत्म। हमने एचसीएफ ढूंढ लिया है। हमारा एचसीएफ है 2 × 3 स्क्वायर × 5, दैट इज 9 2 9 5 एंड 90। टड़ांग टन टड़ांग, खत्म। अगर यहां पे बोला गया होता है एलसीएम बताओ, तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। एलसीएम ढूंढते वक्त हम क्या करते हैं, हम ऑल प्राइम्स लेते हैं, सारे प्राइम को एक बार लेते हैं, ऑल प्राइम वंस। एक बार लेने के बाद हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर। आप बोलोगे ये भी क्यों बता रहे हो एलसीएम? भाई एलसीएम एचसीएफ साथ में ही तो होता है टॉपिक। अब देखिए सारे प्राइम लेंगे, हम लेंगे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 क्यूब। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3⁴। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 5 क्यूब। लो जी, एलसीएम भी मिल गया। ये हुई ना बात ना। अगर आपको इतने अच्छे तरीके से एलसीएम एचसीएफ आता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, राइट? कुछ भी नहीं था। आप जाते एचसीएफ के लिए क्या करते, सारे कॉमन प्राइम्स ढूंढते, लोएस्ट पावर ढूंढते, काम खत्म। एलसीएम पूछा होता तो सारे प्राइम्स एक बार लिखते, हाईएस्ट पावर लिखते, काम खत्म। इसका मतलब अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ ठीक से आता है तो ये क्वेश्चन चुटकी का था, और अगर नहीं आता है
तो आपको अभी भी प्रिपरेशन की जरूरत है। अगर आपको इसी तरीके से क्रिस्प तरीके से हर चैप्टर, हर पॉइंट, हर चीज सीखनी है तो मेरा ऑफर है कि आप स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करिए और 349, जी हां सिर्फ 349 का सेल्फ स्टडी का कोर्स ले लीजिए। मेरे सारे वीडियोस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और मैथ्स में तो हंगामा कर देंगे। मैथ्स में एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर का, सब कुछ एक जगह पे मिलेगा आपको और आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर पाएंगे और बनेंगे चैंपियन। राइट, आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस L and M इज। नाउ L and M ने कैसा सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? भाई 3 तरह के सिस्टम होते हैं। जब लाइंस क्रॉस करती हैं तो एक सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम बोलते हैं यूनिक। जब लाइन एक के ऊपर एक होती है तो हम बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन एक दूसरे को हर पॉइंट पे टच कर रही हैं। और जब लाइन पैरेलल होती हैं तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। अब मजे की बात यह है कि बच्चों को यह तो समझ में आ जाता है, लेकिन उनको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बीच में बड़ा कंफ्यूजन होता है। दिल पे हाथ रख के बोलिए, अगर आपको है तो बस कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ सर, मुझे भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में दिक्कत आती है। मैं आपको बताता हूं, 2 एप्पल प्लस 3 बनाना 10 रुपीज के हैं, 4 एप्पल और 6 बनाना, आप चिल्ला के बोलोगे सर 20 रुपए के होते हैं। सब कुछ तो डबल कर दिया आपने। इसको बोलते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। भाई ये दोनों इक्वेशन अलग थोड़ी है, ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो है। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका मतलब ये एक ही इक्वेशन है। इसका मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। ये वाला सिचुएशन है। नाउ अगर मैं यहां पे बोलूं 2 एप्पल एंड 3 बनाना कॉस्ट 10, बट 4 एप्पल प्लस 6 बनाना कॉस्ट 100, तो आप बोलोगे ये कैसी जाती है सर, ऐसा कैसे हो गया? एप्पल डबल, बनाना डबल, लेकिन कॉस्ट 10 गुना हो गई। तो मैं बोलूंगा भाई ये एप्पल बनाना किसी और दुकान के हैं, और अगर ये किसी और दुकान के हैं तो ये एप्पल डैश और ये बनाना डैश है। ऐसा हो सकता है ना कि किसी और दुकान में एप्पल और बनाना महंगे मिलते हो। नाउ द थिंग इज कि इन दोनों इक्वेशन में कोई जुड़ाव नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा और इसका सॉल्यूशन में नहीं आएगा। और अगर ऐसा होता 2 एप्पल प्लस 3 बनाना इज इक्वल टू 10 रुपीज और 5 एप्पल प्लस 7 बनाना इज इक्वल टू 57 रुपीज, तो भाई इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो आता। तो ये है कंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन तो है, एक सॉल्यूशन है। ये है कंसिस्टेंट, बहुत सारे सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन तो है। ये है इनकंसिस्टेंट, इन दोनों इक्वेशंस के बीच में कोई भाईचारा है ही नहीं। तो अब हमें देखना है यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे L और M है, ये देखिए ये कट रहे हैं एक जगह पे। कंसिस्टेंट है, यूनिक है, कंसिस्टेंट है, यूनिक है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन आ रहा है और एक ही आ रहा है। कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन ए है ना। अमेजिंग। अगर आपको ये कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाली बात इतनी खूबसूरती से समझ में नहीं आई तो कंडीशन फॉर इक्वेशंस आपको ठीक से समझ में नहीं आई है। आपने सिर्फ रट रखा है A1/A2 is not equal to B1/B2 for unique, A1/A2 is equal to B1/B2 not equal to C1/C2 for no solution, and A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 for many solution। आपने बस रट रखा है, आपको बात समझ में नहीं आई है। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको अभी ले लेना चाहिए ये सेल्फ स्टडी कोर्स जस्ट फॉर 349 रुपीज। यस, और मैथ्स के साथ साथ मिलेगा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, सारे वीडियोस मेरे हैं। आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे बढ़े, क्या करना है इसके लिए? अरे भाई स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करनी है। भाई एंड्रॉइड फोन में स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करनी है, पेमेंट करनी है और पढ़ाई शुरू अगले 2 मिनट में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 5x + 1 = 0 डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन। ये रियल सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए अल्फा बीटा अगर इसके 2 रूट्स हैं तो वो है -b + -√d/2a। अब मजे की बात यह है कि जो d है डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या है आपका b² - 4ac, और वो रूट के अंदर है। अगर वो रूट के अंदर है तो एक प्रॉब्लम हो गई है भाई, रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम उसको रियल वैल्यूज के रूप में नहीं ले सकते। आप 11th में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे आपको समझ में आएगा कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो पंगा हो जाता है। क्यों हो जाता है? अरे यार अगर √-4 है तो आप किस 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके -4 ला सकते हो? अब प्लस प्लस करोगे तो भी प्लस आएगा, माइनस माइनस करोगे तो भी प्लस आएगा, इसका मतलब माइनस आएगा नहीं और वो नंबर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, लेकिन अभी ये बात समझ में आ रही है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यहां पे बोल रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो एंड सो डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन।
इसके रियल सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब डी क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, नेगेटिव है, राइट। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 इज लेस देन 0। तो भाई ये क्या हो गया, माइनस 5, 25 माइनस 4k इज लेस देन 0, माइनस 4k इज लेस देन माइनस 25। ये भी बड़ा चतुर स्टेप है, ध्यान से देखना। 4k इज ग्रेटर देन 25, k इज ग्रेटर देन 25 बाय 4। जब दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप तो वही वाली बात सोच रहे हो कि माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 25 होता तो माइनस माइनस काट देता। आप काटते नहीं है माइनस, आप इसको यहां लेके जाते हैं और इसको यहां लेके जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल टू दोनों साइड से एक जैसा दिखता है। लेकिन जब आप इसको यहां लेके जाएंगे और 25 को यहां लेके आएंगे तो ये 25 चोंच वाली साइड में पहुंच जाएगा और 4k ओपन वाली साइड में पहुंच जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी, राइट? कोई बात नहीं है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इतनी आसानी से आज तक समझ में नहीं भी आई तो भी कोई बात नहीं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां हमें पता चला है कि k बड़ा होना चाहिए 25/4 से। 25/4 मतलब 6 पॉइंट समथिंग। ये नहीं हो सकता, 25/4 नहीं हो सकता क्योंकि इससे बड़ा चाहिए k। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। आंसर है डी। क्या बात है। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन डिस्क्रिमिनेंट रियल कब होता है, जब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, रियल एंड यूनिक, रियल एंड इक्वल, नो रियल। ये कंडीशंस आपको ब्यूटीफुली समझ में नहीं आई हैं। ऐसी समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आप उसे सॉल्व कर पाए तो आपके पास अभी भी टाइम है। आपको 349 का ये सेल्फ स्टडी का कोर्स लेना है स्पीकिंग चॉक्स का और मामला हो जाएगा बिल्कुल खत्म। ऐप डाउनलोड करो और शुरू हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड माइनस ए माइनस बी इज। डिस्टेंस फॉर्मूला का सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस क्या होता है भाई? डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और यहां पे ए बी है और माइनस ए माइनस बी है, तो a माइनस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस बी होल स्क्वायर अंडर द रूट, और ये हो गया है 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये हो गया है 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 टाइम्स। सिंपल क्वेश्चन था भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन है तो हम उसको सॉल्व कर ही लेंगे। इसके लिए आपको आनी चाहिए थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब कुछ है इसमें, इसमें सब कुछ है। हर एक चैप्टर है, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स है, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन है, इवन अनसॉल्व भी है, और एग्जामिनर का भी एक एक क्वेश्चन है, और वो भी मेरे द्वारा बनाया गया। आपको कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे, राइट? तो अगर आपकी प्रिपरेशन में जरा सी भी कमी महसूस हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज में आप अभी उस कमी को पूरा कर सकते हैं अगले 5 मिनट में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ इफ क्यू पी आर इज 35, क्यू पी आर ओके 35, देन क्यू ओ आर इज, हो क्यू ओ आर इज। कितना बड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 2 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए, हमें पता है कि एक सर्कल में एक टेंजेंट गुजरती है तो सेंटर से जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट पे लाइन बनाते हैं तो वो परपेंडिकुलर बनती है। नहीं पता? अरे यार सिंपल सी बात है ना, टी है टेंजेंट, ओ ए एक पॉइंट है सर्कल पे, नाउ इसके अलावा अगर मैं कोई भी पॉइंट बनाऊंगा तो वो सर्कल से हो जाएगा बाहर। अब अगर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक लाइन तक जाना है तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? सीधा। सबसे छोटा रास्ता होगा सीधा, दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, और ये सबसे छोटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ। जैसे ही पता चला मैं यहां बना दूंगा 90 डिग्री, यहां बना दूंगा 90 डिग्री। अब इस कोऑर्डिनेटर को ध्यान से देखिए, 180 तो यहां हो गया, टोटल एंगल 360 होता है, तो बचा हुआ 180 यहां होना चाहिए। 180 में से 35 तो यहां पे, तो 145 भी होगा ना यहां पे। और क्या हो सकता है? इजी पीजी। तो अगर आपको सर्कल्स इस कदर नहीं समझ में आया है कि आप देखते ही आंसर देने लग जाए, आपको पता हो कि टेंजेंट जो बाहर से आती है वो इक्वल होती है, ये एंगल
x होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये y होता है, और आप किसी भी क्वेश्चन को देखते चुटकी बजाते सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन में आप थोड़ी सी कमी बाकी रह गई है। आप अभी लीजिए इस कोर्स को और अभी शुरू कर दीजिए ऐप में पढ़ना, और मैं वादा करता हूं कि 10-15 दिन के अंदर आपके सारे के सारे पीसीएम के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल हो जाएंगे क्लियर। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू पीक्यूआर। इफ ट्रायंगल एबीसी, जरा बना के देखें, एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, और ऐसे क्वेश्चन में लिख लेना चाहिए एबीसी PQR। मैं बताता हूं क्यों। नाउ इफ 3AB इज इक्वल टू 2PQ, तो AB अपॉन PQ इज 2/3। ये तो मिल गया मुझे साइड्स का रेशियो। AB छोटा है, ये छोटा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है। ओके, नाउ इफ BC इज इक्वल टू 10, नाउ अब ध्यान से देखिए, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको नजर आए। ये देखिए, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, और यहां बोल रहा है BC, मतलब ये BC, तो BC किससे रिलेटेड होगा? QR से। नाउ BC इज 10, फाइंड द लेंथ ऑफ QR। देखा, QR ही पूछा उसने। नाउ ये इज इक्वल टू BC अपॉन QR भी तो होगा, सारे रेशियो बराबर होंगे, है ना, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होंगे क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। नाउ ये अगर 2/3 है, BC कितना है? BC है 10 अपॉन x इज इक्वल टू 2/3। ये हुआ 5, x हुआ 15, काम खत्म, x हुआ 15 एंड वर्क इज डन। अगर इतने अच्छे से इतने सिंप्लिसिटी से आपको सिमिलर ट्रायंगल की एक एक बारीकी नहीं आती है, तो आपको सिमिलर ट्रायंगल्स अच्छे से समझ में नहीं आया है। और अगर वो अच्छे से समझ में नहीं आया है तो डोंट टेक रिस्क। व्हाई यू आर टेकिंग रिस्क? स्पीकिंग चॉक्स है, अभिषेक भैया आपके साथ हैं। आपको सिर्फ एक सेल्फ स्टडी का कोर्स खरीदना है स्पीकिंग चॉक्स में जाके, और वीडियोस देखने, और अभी के अभी रातों रात बन जाना चैंपियन। अपने दोस्त को बोला, भाई मेरे से पढ़ना हो तो पढ़ लियो सिमिलर ट्रायंगल्स। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ 3 cot A is equal to 4, where theta is between 0 and 90, then sec A is equal to, बाप रे बाप कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। cot A is equal to 4/3 है ना, 3 को नीचे लेके आ गया। नाउ cot A दिया हुआ है और पूछ रहा है sec बताओ। देखो कायदे से करा जाए तो इसको मेरे को लेना पड़ेगा 4A, 4K एंड 3K, तो यहां पे परपेंडिकुलर हो गया 3K, बेस हो गया 4K, तो हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली हो जाएगा 5K। हमें निकालना है sec A। sec A होता है cos का उल्टा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sec A होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज 5K अपॉन 4K, दैट इज 5/4। इजी क्वेश्चन, लेकिन ये इसलिए इजी नहीं लग रहा है क्योंकि मैं कर रहा हूं, ये इजी आपको भी लगेगा जब आप ये कोर्स ले लेंगे, क्योंकि वहां पे ट्रिग्नोमेट्री जिस तरीके से समझाई गई है आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, चाहे वो थर्ड एक्सरसाइज ही क्यों ना हो, है ना। आपके मन की बात बोल रहा हूं ना, थर्ड एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप इससे पढ़िए सिर्फ 349, ऐप डाउनलोड करिए स्पीकिंग चॉक्स, और अभी हो जाइए शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure triangle BAC is similar to, okay, BAC is similar to, now BAC is similar to, तो मैं ऐसे लिखूंगा BAC is similar to, मुझे दिखाई दे रहा है C 90 डिग्री है, यहां पे D 90 डिग्री है, तो C के नीचे आना चाहिए D। देखें D इसमें आखिरी में आया है, इसमें आखिरी में आया है, तो इसका मतलब आंसर मेरा AED या फिर EAD ही हो सकता है। वाओ, नाउ BAC A, तो ए की जगह पे आना चाहिए ए। आप भी सोच रहे होंगे ए भी किस तरीके से आंसर ढूंढ रहे हो, यार ये मैजिक नहीं है, सिंपल सी बात है, ये क्लैरिटी है दोस्त, ये क्लैरिटी है। अगर आपने सिमिलर ट्रायंगल्स बिल्कुल इतनी ही क्लैरिटी से पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन में इतनी ही देर लगनी चाहिए थी। आप बिल्कुल हैरान मत होइए, आपको लग रहा होगा कि ये क्या जादू है, ऐसे कैसे हम इतनी जल्दी जल्दी आंसर निकाल रहे हैं। भाई आप इसी के हकदार हैं, आपको सिमिलर ट्रायंगल्स इसी तरीके से पढ़ाना चाहिए था, और अगर नहीं पढ़ाया है तो अब पढ़ लीजिए, उसमें क्या है। आपको लेना है 349 का ये कोर्स, स्पीकिंग चॉक्स की ऐप पे जाना है, पेमेंट करना है और हो जाना है शुरू। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लो एचसीएफ फिर से आ गया, इफ एचसीएफ ऑफ 420 एंड 189 इज 21, देन एलसीएम ऑफ 420 एंड 189 इज। देखो जब भी दो नंबरों की बात होती है
जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 एंड नंबर 2 ले लेते हैं हम 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 5। अगर मैं इसमें एचसीएफ निकालूं, देखो कितना मजा आएगा इस क्वेश्चन को समझ के। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन विद लोएस्ट पावर। कॉमन है 2, लोएस्ट पावर है 1। कॉमन है 3, लोएस्ट पावर है 3 स्क्वायर। कॉमन 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, तो ये हो गया एचसीएफ हमारा। अब एलसीएम ढूंढ के देखते हैं, बड़ा मजा आएगा देखना। एलसीएम इज कॉमन, सारे प्राइम एक बार लेने हैं, हाईएस्ट पावर। 2 एक बार लिया, हाईएस्ट पावर ये रही। 3 एक बार लिया, हाईएस्ट पावर ये रही। 5 एक बार लिया, हाईएस्ट पावर ये रही, क्योंकि ऊपर तो 5 रेज़ टू पावर 0 है, हाईएस्ट पावर नीचे ही है। और 7 ले लिया एक बार, तो ये हो गया आपका 2 क्यूब 3 क्यूब 5 इंटू 7। क्या आप देख पा रहे हो कि पूरा की पूरा नंबर ही एब्जॉर्ब हो गया है? एचसीएफ लाल वाले 2 गोले और बाकी के 4 गोले नीले वाले। इसका मतलब नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ है। ध्यान रखना, ये 3 नंबरों पे डिपेंड नहीं करता है, ये 3 नंबरों पे काम नहीं करता है, क्योंकि हम 3 नंबरों वाला क्वेश्चन कर चुके हैं पहला, वहां पे ऐसा नहीं था। लेकिन 2 नंबरों में एलसीएम इंटू एचसीएफ ही होता है, नंबर 1 इंटू नंबर 2। नाउ ये बात अगर इतनी खूबसूरती से आपको समझ में आई, तो ये क्वेश्चन देखिए कितना मामूली सा है। यहां पे एचसीएफ दिया हुआ है 21, तो 21 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 420 इंटू 189। खत्म। एलसीएम इज इक्वल टू 420 इंटू 189 अपॉन 21। 21 2 जा 1890 का दुगना 3780। काम खत्म। इतनी तेजी से अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तभी तो इन 20 क्वेश्चन को आप 20 मिनट में निपटाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे और आपका पेपर हो जाएगा आसान। मानते हो ना? और अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से नहीं समझ में आया है, अगर आपको लगता है कि जिसने भी आपको एलसीएम एचसीएफ समझाया है आपने सिर्फ रटा है और रट के ही आप आंसर के जवाब दे रहे हैं, तो आपको लेना पड़ेगा ये कोर्स। अभी जहां पे आप बैठे हैं बस आपको बटन दबाना है और ये आपके सामने हो जाएगा हाजिर। राइट? सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स आपके मैथ के, 4 चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री के और 4 चैप्टर आपके फिजिक्स के, सिर्फ आपके एबी ने बनाए हैं और किसी ने नहीं बनाए हैं। सो ट्रस्ट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -8 -5 -2 एंड 49 इज। अब सोचो, एक एपी है -8 -5 -2 49। क्या तरीका है? n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये लगाऊं वो लगाऊं, n निकालूं फलाना ढिमकाना। अरे भाई, मैं ये सब चक्करों में क्यों पढ़ूंगा? मामूली सी बात पूछी है, आखिरी से चौथी टर्म। -8 से -5 आने के लिए क्या कर रहा है? d क्या है? -5 -8 दैट इज 3। ये +3 हो रहा है, इस डायरेक्शन में +3 हो रहा है। राइट? तो उल्टा अगर जाएंगे तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में क्या होगा? -3। समझ रहे हैं ना? अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, यहां पे ऊपर जाने में अगर +3 हो रहा है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? -3। बिल्कुल मामूली सी बात है। ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। 49 से 3 कम करिए 46, 46 से 3 कम करिए 43, 43 से 3 कम करिए 40। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। 40 में लगाइए और आगे बढ़ जाइए। क्यों इतने परेशान हो दोस्त? क्यों हो इतने परेशान? अगर एपी आपको इस तरह नहीं समझ में आई है, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ नहीं समझ में आई है कि भाई एपी की nth टर्म कैसे निकाली जाती है, चाहे वो बैक से हो चाहे वो फ्रंट से हो, तो प्रॉब्लम सॉल्वर आपके सामने है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स लेना है सेल्फ स्टडी का, और वो भी सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। आप 10th ग्रेड में हो, आप पेपर देने वाले हो, आप अगले साल 11th ग्रेड में जाओगे, सिलेबस आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना नहीं आता है तो बहुत दिक्कत होने वाली है दोस्त, बहुत दिक्कत होने वाली है। लाइफ बदल जाएगी आपकी अगर आपने सेल्फ स्टडी करना सीख लिया, वो भी 10th ग्रेड में, क्योंकि आखिरी क्लास है। सीख तो आपको बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन अब भी सीख ले तो बहुत बढ़िया। जब जागो तभी है सवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इफ OCA, ट्रायंगल OCA इज सिमिलर टू OBD। सबसे पहले लिख लेते हैं OCA OBD। ऐसा हम क्यों लिखते हैं? हम ऊपर नीचे लिखते हैं, हमको सारी साइड्स पता चल जाती है, कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, हमें सारे एंगल्स पता चल जाते हैं। देखो एंगल पता चल रहा है, ये नाउ देन एंगल OAC। अब ये एंगल किसके बराबर है? एंगल AD के बराबर है। एंगल AD के बराबर है। D दिया हुआ 58 पे लगाऊंगा और काम खत्म। क्या बात है,
5 सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हैं, 5 सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स किसी ने अगर आपको ब्यूटीफुली समझा दिया है तो आपसे भी 5 सेकंड में ही ये क्वेश्चन हो गया होगा। और अगर 5 सेकंड से ज्यादा लगा, इसको सोचने में अगर आपको ज्यादा टाइम लगा, यू नीड दिस, इमीडिएटली लीजिए और अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए सॉलिड और दिखा दीजिए कि आप में दम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पेरीमीटर ऑफ अ गिवन ट्रायंगल इज 38 सेंटीमीटर देन लेंथ AP इज इक्वल टू, वाओ, लेंथ AP इज इक्वल टू, यहां नजर आ रहा है कि टेंजेंट है, हमें पता है कि ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये X है तो ये भी X होगा। भाई हमें पता है कि सर्कल में बाहर से जो टेंजेंट आते हैं उनकी लेंथ सेम होती है, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं RHS से। इतनी सिंपल सी बात अगर हमें पता है तो हम फटाफट ये बनाएंगे, और 6 और 6 12, 8 और 8 16, 16 और 12 28, 28 प्लस 2x, ये हो गया इसका पेरीमीटर, और पेरीमीटर दिया हुआ है 38, सो 2x हो गया 10, x हो गया 5, निकालना क्या था भाई, AP, AP ये है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इतने आसानी से अगर ये क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं सॉल्व, आपको सोचना पड़ता है कि ये करूं कि वो करूं कि कैसे करूं कि कहां से शुरू करूं, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो फिर आपको सर्कल्स समझ में नहीं आया है। और अगर आपको सर्कल्स ठीक से समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप कहीं मत जाइए, आप कोई ट्यूशन मत ज्वाइन करिए, आप कोई ऑनलाइन क्लासेस मत ज्वाइन करिए, आप सेल्फ स्टडी का कोर्स लीजिए, सेल्फ स्टडी, अपने आप पे भरोसा रखिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप रोज का एक चैप्टर करें तो 14 दिन में तो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आपकी मुट्ठी में होगी। सिर्फ स्पीकिंग चॉक्स की ऐप को आपको करना है डाउनलोड और काम कर देना है शुरू। Now next question is 1 minus tan square 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree is equal to, कुछ नहीं चाहिए, tan की वैल्यू पता होनी चाहिए भाई, tan 30 होता है 1 by √3 और 1 minus 1 square मतलब 1 by 3 upon 1 plus 1 by 3, और ये हो जाएगा 3 minus 1 that is 2 by 3 upon 2 plus 1 3 by 3, ये क्या हो गया, 1 minus 1 by 3, 1 plus 1 by 3, 3 plus, ओहो क्या कर दिया मैंने, 4 by 3, तो ये हो गया 2 by 3 into 3 by 4, ये हो गया 2 by 4 that is 1 by 2। हाफ किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की होती है, जी हाँ cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, क्योंकि cos 60 sin 30 के बराबर होता है और sin 30 होता है हाफ। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इस कदर याद नहीं है, साइन 0, 30, 45, 60, 90, 0, हाफ, 1 by √2, √3 by 2, 1, 0, हाफ, 1 by √2, √3 by 2, 1 cos के लिए और tan के लिए sin by cos। oh my god, so exciting। अगर इस तरीके से आपको एक एक वैल्यू बिल्कुल टिप्स पे नहीं है तो अभी भी चांस है, अगर आपने ये कोर्स लिया तो आपको सारी की सारी वैल्यूज हो जाएंगी टिप्स पे और आप कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे क्वेश्चन यूं चुटकी बजाते, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, ये क्या हो रहा है, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, मैं नहीं मानता भाई, ये तो चीटिंग है। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हो आप हेमिस्फीयर का, ये है 2 pi r स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्फीयर का होता है 4 pi r स्क्वायर, लेकिन ये एरिया फ्लैट है और ये है pi r स्क्वायर, तो टोटल हुआ 2 pi r स्क्वायर प्लस pi r स्क्वायर दैट इज 3 pi r स्क्वायर। सिंपल। तो अगर इस तरीके से आपको सरफेस एरिया के क्वेश्चंस नहीं होते तो आपको सरफेस एरिया पे ध्यान एक बार और दे देना चाहिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपकी बिल्कुल मुट्ठी में नहीं है, आप देखते ही फिगर को इमेजिन नहीं कर पाते हैं, आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, चाहे वो टेंट वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर हो, चाहे वो सिलेंडर के ऊपर कोन लगी हो, कोन बड़ी हो छोटी हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, अगर आपको जरा सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप अभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक पे स्पीकिंग चॉक्स की ऐप को डाउनलोड करें, ये सेल्फ स्टडी का कोर्स खरीदें और बना लें पीसीएम अपने मुट्ठी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। वाह,
प्रोबेबिलिटी का बहुत ही बेहतरीन बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी, अगर भाई मैं बोलूं कि कल सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे मैं बादलों की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके घर के पास है, मैं बोल रहा हूं कि सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। भाई सूरज तो निकलेगा, हो सकता है आपको दिखे ना दिखे, लेकिन सूरज निकलेगा, ये एक श्योर इवेंट है, मतलब पक्का निकलेगा, श्योर। और मैं बोलूं कि सूरज कल पश्चिम से निकलेगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, भाई नहीं निकलेगा, हाँ, इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। नाउ इम्पॉसिबल मतलब प्रोबेबिलिटी 0, श्योर मतलब 1। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहती है, ना 0 से छोटी हो सकती है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, और ना 0 से बड़ी हो सकती है, या 1 से बड़ी हो सकती है। तो भाई प्रोबेबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द, नहीं हो सकती। इसका मतलब आंसर या तो यहां पे होगा या यहां पे होगा। नेगेटिव तो यहां कहीं नजर आ नहीं रहा, 1 से बड़ी वैल्यू सिर्फ एक ही है, 4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 4 नहीं हो सकती। वो 0.4 हो सकती है, वो 4% हो सकती है, वो 0.04 हो सकती है, क्योंकि 0.04 यहां पे आएगा, 0.4 करीबन यहां पे आएगा, 4%, 4/100, 0.04 ये रहा। तो कुल मिला के सब 0 और 1 के बीच में है, लेकिन सिर्फ 4 नहीं है 0 और 1 के बीच में, बल्कि 1 से बहुत बड़ा है। अगर प्रोबेबिलिटी इस तरह आपको नहीं आती और काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप नंबर अच्छे ना लेके आ पाए, तो फिर आप अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाइए और एक सिंपल सा एक कोर्स खरीद के, एक सेल्फ स्टडी का कोर्स खरीद के अभी इन सारी चीजों को बिल्कुल बंद कर दीजिए और कर लीजिए एग्जाम अपनी मुट्ठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4√3x + 4 इज इक्वल टू। नाउ रूट्स कैसे हैं, वही हमने जो बात बोली, हमें बस d निकालना है, हमें b² - 4ac निकालना है और सब पता चल जाएगा। b² - 4ac, यहां पे b क्या है, -4√3, b² - 4 × 3 × 4, ये हो गया आपका 16 3 जा 48 माइनस 4 4 16 3 जा 48, जो कि आ रहा है 0। ये है रियल एंड इक्वल। क्यों भाई, -b ± √0/2a। इस 0 से क्या फर्क पड़ जाएगा, जब अंडर रूट के अंदर 0 है तो उसको प्लस करो या माइनस करो, क्या फर्क पड़ जाएगा, दोनों रूट -b/2a, -b/2a आ जाएंगे। तो आएंगे, रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। ये बात कितनी सिंपल सी है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। क्या आपको कंडीशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंडीशंस इतनी अच्छे से मालूम है? आप अपने आप से बात करके पूछिए, क्या मुझे कंडीशंस इतने अच्छे से आती है? अगर आंसर यस है, ऑल द बेस्ट। अगर आंसर नो है, दिस इज योर आंसर। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट्स। क्या है मीडियन क्लास? भाई मीडियन क्लास ढूंढने के लिए मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ढूंढना है कि भाई मिडल में वैल्यू क्या है। भाई मीडियन क्या होता है, अगर मैं डेटा को ए से बी तक लगाऊं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। भाई आप अगर अपने प्रेयर में खड़े हुए बच्चों को छोटी हाइट से बड़ी हाइट की तरफ लगाएं, जो बीच वाला बच्चा होगा, ठीक बीच में खड़ा होगा, उसको हम बोलेंगे मीडियन हाइट, राइट? तो हमें देखना है कि भाई बीच में इनमें कौन है। यहां बिलो 10, बिलो 20 मतलब 0 to 10 दो बच्चे हैं, बिलो 20 मतलब 10 to 20 कितने हुए भाई, 10 के नीचे 2 हैं, और बिलो 10 मतलब 10 से 20 के नीचे तो पूरे के पूरे 12 हैं, लेकिन इनके अंदर कितने हैं, 10। नाउ यहां पे कितने हैं, बिलो 30 मतलब 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। नाउ ये देखना है कि भाई यहां पे मीडियन क्लास कहां पे है, सेंटर पे कौन सा बच्चा खरीदा है। टोटल बच्चे हैं 40, मतलब 40 नंबर का बच्चा कहां खड़ा होगा, 40 नंबर का बच्चा यहां खड़ा होगा, क्योंकि यहां पे तो रोल नंबर 28 तक खड़ा है, राइट? रोल नंबर 2, रोल नंबर 12 तक बिलो 20, रोल नंबर 28 तक बिलो 30, रोल नंबर 56 तक बिलो 40। इसका मतलब इस जगह पे 29 से लेके 56 तक के बच्चे खड़े हैं, 40 भी यहीं बीच में होगा। ये रही आपकी मीडियन क्लास 30 to 40, और हमें ढूंढना था मीडियन क्लास बस। अगर इस तरीके से आपको मीडियन नहीं समझ में आया है, अगर इस तरीके से आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं समझ में आई है कि भाई मीडियन को आप विजुलाइज कर सके, तो इसका मतलब मीडियन आपको ठीक से समझ में आया ही नहीं है। और अगर नहीं आया तो क्या हो गया भाई, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अब तो कर लो, अब आप स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड कर लो, 349 पे करो और अभी के अभी शुरू कर दो। पूरा की पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ
अपने आप करना, जितना मेहनत करोगे उतना पानी निकलेगा, राइट? स्टार्ट नाउ. Okay, a quadratic polynomial whose zeros are 2/5 and -1/5 is zeros. एक मशीन में डाला इनपुट, उस मशीन से निकला आउटपुट. वो इनपुट जिसके लिए आउटपुट होता है 0, वो इनपुट जिसके लिए आउटपुट होता है 0, उस इनपुट को बोलते हैं zeros. सिंपल. अब हमें बताना है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2/5 एंड -1/5. इसमें है ही क्या यार, 2/5 डाल के देख लो जहां पे जीरोस आ जाए. अब चारों को थोड़ी ना सॉल्व करके देखेंगे भाई. 2/5 डाला, 2/5 डाला तो 2/5 हो जाएगा, 4/25 कट जाएगा, 2/5 4 + 2 - 2. नहीं, ये क्या हो गया, 2/5 हो जाएगा, 4/25. ये तो लग नहीं रहा यार. 25 × 4/25 -5 × 2/5 -2. 4 - 2 - 2 0. खत्म. तो करना क्या था भाई, सिंपल सी बात थी कि हमें ये देखना था कि कौन सा जीरो डालने से वो पॉलिनोमियल बिल्कुल 0 0 हो जाता है. -1/5 डाल के देखे, 25 × 1/25 वो स्क्वायर होने के बाद माइनस खत्म हो जाएगा, और -5 × -1/5 -2. तो ये हो गया 1 + 1 -2. यस, यही है आंसर. अगर पॉलिनोमियल इस तरीके से आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है. आपने पॉलिनोमियल, जी हां, पॉलिनोमियल पढ़ा है. और अगर बाय चांस आपका रह गया है, आप रह गए हैं, तो भी कोई बात नहीं है. ए भी आपके साथ है, स्पीकिंग चॉक्स आपके साथ है, और आप अभी भी पॉलिनोमियल को प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ 349 रुपीस में. तो कर लीजिए पॉलिनोमियल प्रिपेयर और बन जाइए चैंपियन, वो भी खुद पढ़ के. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन बेस्ड एंड रीजनिंग बेस्ड. देखते हैं क्या है ये. यहां पे क्या होता है कि 4 ऑप्शन दी गई है, ABCD. असर्शन क्या होता है? असर्शन होती है एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, पहले तो आपको चेक करना है कि भाई वो स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है. फिर एक रीजन भी दिया गया है कि भाई वो स्टेटमेंट को कोई बैक करने के लिए, कोई पुश करने के लिए कि भाई हाँ ये इसका रीजनिंग है. तो उसको रीजन देने के लिए जो रीजनिंग दी गई है वो करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट है. हो सकता है कि वो दोनों करेक्ट हो, लेकिन उनके आपस में कोई लिंक ना हो, वो रीजन उसको वेरीफाई ना करता हो, उस असर्शन को वेरीफाई ना करता हो. बात तो सही हो रीजन की, लेकिन वो असर्शन को सपोर्ट नहीं करता है, तो हम लगाएंगे ऑप्शन ए. करता है, सॉरी, अगर दोनों करेक्ट है और वो करता है तो ए. अगर दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन ठीक नहीं है, असर्ट नहीं कर रहा है, उसको रीजन को, असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे बी. तो मतलब असर्शन, रीजनिंग दोनों करेक्ट और लिंक है तो ए. असर्शन, रीजनिंग दोनों करेक्ट और कोई लिंक नहीं है तो बी. असर्शन करेक्ट, रीजनिंग रॉन्ग तो सी. असर्शन रॉन्ग, रीजनिंग राइट तो डी. तो पहले 2 चीजों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि भाई दोनों राइट थे, फिर भी ये नहीं समझ में आता कि भाई उसमें लिंकेज थी कि नहीं थी. तो भाई ये सीखना है तो आपको तो कोर्स लेना ही पड़ेगा. नाउ द थिंग इज कि असर्शन का पहला क्वेश्चन देखते हैं. द सीक्वेंस -1 -1 -1 अप टू -1 इज एन एपी. बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पहले शुरुआत के पेजेस में. यहां देखने में कुछ बच्चों को लगेगा कि एपी नहीं है भाई, नंबर बढ़ ही नहीं रहा, नंबर घट ही नहीं रहा, लेकिन वो बढ़ रहा है. +0 +0 +0. ये बात एनसीईआरटी ने क्वेश्चन में नहीं पूछी है, लेकिन पहले टॉपिक में दिया. इसका मतलब जिसने बुक को एक बार एक लाइन बाय लाइन पढ़ा है तो उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा. नाउ असर्शन बिल्कुल करेक्ट है. इन एन एपी an -1 इज कांस्टेंट वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. भाई वो बता रहा है कि अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करो, an में से an -1, मतलब an में से पिछली वाली टर्म माइनस करो, तो जो आता है नंबर वो होता है कॉमन डिफरेंस d, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. बिल्कुल सही बात बोल रहा है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ऊपर वाला d 0 था, नीचे बता रहा है कि d होता क्या है. ये कौन सी बात हुई? क्या बात सही है? यहां पे अगर हमें d निकालना आता है और हमें यह पता है कि यहां पे d 0 है, तो हम इसको AP साबित कर सकते हैं.
देखा, ये छोटी सी महीन सी लाइन है। अगर मैंने डायलॉग थोड़ा सा नेगेटिव बोला तो आपके दिमाग में आए हाँ हाँ हाँ, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि भाई ऊपर वाली चीज को अगर आपको साबित करना है तो आप कैसे साबित करोगे? आप बोलोगे -1 -1 इज इक्वल टू 0 इन दोनों टर्म्स का, फिर इन दोनों टर्म्स का निकालोगे वो भी 0 आएगा। आप बोलोगे भाई डी कांस्टेंट आ रहा है, डी 0 है, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे -5 हो, है तो कांस्टेंट। इसका मतलब डी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एपी है। और डी निकालने का तरीका उसने नीचे से दिया है, इसका मतलब मैं बोलूंगा ए। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और दोनों में दोस्ती भी है, दोनों में दोस्ती भी है, राइट? ये रीजन असर्शन का करेक्ट रीजन है। आगे बढ़ते हैं। नाउ असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को जानना है तो अभी के अभी इस कोर्स को लेके पढ़ना शुरू होना होगा, नहीं तो गाड़ी छूट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 + √3 × √3 इज एन इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 2 √3 + 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 × √3 3 होता है। लेकिन अभी भी इसमें इरैशनल नंबर है, इसमें इरैशनल नंबर है। असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, राइट? आगे रीजन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल। साफ नजर आ रहा है कि 2 इरैशनल का प्रोडक्ट इरैशनल हो रहा है। लेकिन एक वर्ड को ध्यान से देखिए, ऑलवेज। भाई ऑलवेज बोल के इसने गड़बड़ कर दी। अगर मैं 2 इरैशनल नंबर ले लूं तो रैशनल भी आ सकता है है ना? तो अगर आपको रैशनल और इरैशनल अच्छे से आता तो आप बोलेंगे भाई रीजनिंग गलत है और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगेन, अगर आपको असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन में कमांड है तो ठीक, नहीं है तो स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करिए और अपने एबी के देखिए वीडियोस और बनिए चैंपियन, वो भी सेल्फ स्टडी करके। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, if xy is a point equidistant from the point 4, 3 and 3, 4, prove that x minus y is equal to 0. प्रूव दैट वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं सारे बच्चों को, है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब 4, 3 और 3, 4 से इक्विडिस्टेंट है x, y। तो बस इसका डिस्टेंस निकालिए, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y, वेट अ सेकेंड, x - 4 होल स्क्वायर। अरे बाप रे, ये मैंने कौन सा पेंसिल ले लिया? x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर। ये होगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस में दिक्कत है, अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस में दिक्कत है और आपको हर बार ऐसा नहीं लगता कि क्वेश्चन हो ही जाएगा, है ना? कभी कभी ऐसा लगता है ना किसी टॉपिक को देख के कि यार होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आपको हर बार देख के ऐसा नहीं लगता कि ये तो हो ही जाएगा, तो अभी देर नहीं हुई है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग चॉक्स की ऐप को डाउनलोड करना है, सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी है और अपने आप पे रखना है विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, In two concentric circle, a chord of length 8 cm of the larger circle touches the smaller circle. If the radius of the larger circle is 5 cm, then find the radius of the smaller circle. बहुत ही टिपिकल घिसा पिटा सा क्वेश्चन है। लार्जर सर्कल की एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ये सेंटर से जुड़ी हुई है, ये ऐसे जुड़ी हुई है, लार्जर का रेडियस है 5, ये कॉर्ड है 4,4। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले से ही कि भाई ये मिड पॉइंट है इसका, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगेगी, ये 5, 4 है तो ये 3 हो जाएगा और स्मॉलर सर्कल का रेडियस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे ए बी ये तो बहुत जल्दी हो गया। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 22 कितने मार्क्स का हो, क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो
आपको ये पता होना चाहिए कि सीबीएसई में जब आपको पेपर आएगा, जब आप बोर्ड देने जाएंगे तो पेपर आएगा, उसमें काफी क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल स्ट्रेट, जिनका आंसर्स आप यूं चुटकी बजाते दे सकते हो, लेकिन वो एक ही शर्त पे, अगर किसी ने आपको सर्कल्स इस तरह पढ़ाया हो कि भाई मेन पॉइंट्स के बारे में जोर देके पढ़ाया हो कि भाई ये ऐसे होता है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में चुटकी बजाते ये वाला मेथड इस्तेमाल होता है, तो बनेगी ना बात। और ये किया गया है इस कोर्स के अंदर। आपको एक एक पॉइंट के बारे में जानकारी दी है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, रिवाइज करने में आसानी हो और पेपर आपका जाए बिल्कुल फर्स्ट क्लास। स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करिए और अभी हो जाइए शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of first 12 terms of an AP is 900. If the first term is 20, then find the common difference and 12th term. Now, sum का फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए भाई। sum of first 12 term is 900. S12 is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d. ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। और sum of first 12 term है 900. 900 is equal to 12 by 2 फर्स्ट टर्म भी दी हुई है 20, 2 into 20, 12 टर्म मतलब 11, n minus 1 हो गया 11, d हमको निकालना है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो भाई d ही बचा, ये तो निकल ही जाएगा। ये हुआ 6 आ जाएगा नीचे, ये 3 2 जा, ये हो गया 150 इज इक्वल टू 40 इंटू 11, तो यही कर देते हैं 40 प्लस 11 है यार, 40 प्लस 11d, तो 40 यहां माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 110 अपॉन 11 इज इक्वल टू d, ये हो गया आपका 10, d इज इक्वल टू 10। क्या कर सकते हैं? अब है ही इतना सिंपल क्वेश्चन तो क्या करें? क्यों? क्योंकि आपको सम का फॉर्मूला पता था। आपको पता था कि सम ऑफ एन एपी ऑफ फाइनाइट टर्म्स इज n by 2 2a plus n minus 1d। सिंपल सी बात है, आपको सब कुछ पता था, आपको सम पता था, आपको a पता था, आपको n पता था, तो d काहे नहीं निकलेगा, बिल्कुल आराम से निकलेगा। लेकिन आपको ap अच्छे से समझ में आई हो तो। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ap इज रिप्रेजेंटेड बाय sn इज इक्वल टू, नाउ इसने सम का जनरल फॉर्मूला दिया गया है। आपको पता है जनरल फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट होता है समझना, 6n माइनस n स्क्वायर। अब अगर यहां पे मैं n की वैल्यू 1 डाल दूं तो पहली टर्म का सम आ जाएगा। पहली टर्म का कोई सम होता है क्या भला? पहली टर्म ही आ जाएगी। अगर मैं 2 डाल दूं तो क्या होगा? दूसरी टर्म तक का सम। मैं करके दिखाता हूं। n को डालूंगा 1, 6 माइनस 1 दैट इज 5, पहली टर्म हो गई 5। n को डाला 2, 6 टू द 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो अब सेकंड टर्म 8 नहीं है, यहां तक का सम 8 है, यहां तक का सम 8 है। अगर ये 8 है तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये तो 3 हुई ना। ओके, तो यहां पे लिखा हुआ है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज रिप्रेजेंटेड बाय 6n माइनस n स्क्वायर, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, 3 माइनस 5 माइनस 2, गेम ओवर। तो कितनी आसानी से ये बात समझ में आई कि अगर सम की जनरल टर्म में n इक्वल टू 1 डाला तो पहली टर्म ही आ जाती है, लेकिन अगर n इक्वल टू 2 डाले तो सेकंड टर्म नहीं आती है, सेकंड टर्म तक का सम आ जाता है। तो अगर सेकंड टर्म तक का सम आ गया तो फर्स्ट के बाद कितना आगे बढ़ेंगे कि 8 आएगा? 3 डालेंगे। अगर आपको इस तरीके से एपी नहीं समझ में आई है और आपको अभी भी एपी आलू के पकौड़े ही नजर आ रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, पकौड़े मुझे भी पसंद है लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं। आपको स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड कर देनी चाहिए और आपको शुरू कर देनी चाहिए पढ़ाई, वो भी अपने घर में बैठ के, अपनी कंफर्ट जोन में, अपने प्यारे प्यारे स्टडी टेबल पे और अपने लैम्प के पास। कोई बात नहीं, अगर आप छत पे पढ़ते हैं, जमीन पे पढ़ते हैं, बेड पे पढ़ते हैं, कुर्सी पे पढ़ते हैं, मन लगा के बस पढ़िए, अपना भविष्य बनाइए। ठीक है? ओके, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। अब भाई साइन का एंगल ही नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि हाफ किस एंगल के लिए होता है? 30 डिग्री के लिए। इफ cos a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। अभी a प्लस बी नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि cos कब होता है? हाफ, 60 डिग्री के लिए। इसका मतलब a माइनस बी है 30 डिग्री, a प्लस बी है 60 डिग्री। इसका मतलब इस b को काट दे तो 2a है 90 डिग्री और a है 45 डिग्री और b है 15 डिग्री। तो मैं क्या क्वेश्चन करूं? अच्छा, a और b निकालना था। आई एम सो सॉरी, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, लेकिन ये पूरा की पूरा सॉल्व हो गया। वो इसलिए सॉल्व हो गया ना क्योंकि बात ही समझ में आ गई ना। ऐसा टिपिकल क्वेश्चन में और पूछ भी क्या सकता था। अगर आप भी चाहते हैं कि आप क्वेश्चन को देखते यूं मक्खन की तरह से सॉल्व कर दें और आपको पहली बात समझ में आ जाए कि भाई यहां पे करना क्या है, तो आपको ट्रिगो
इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और अगर कोई जुगाड़ आपके पास आसपास है तो बिल्कुल उसे इस्तेमाल करिए और प्रिपेयर कर लीजिए, और अगर नहीं है तो सिर्फ 349 में जुगाड़ आपके पास है, आपके घर में, आपके सेलफोन के अंदर आराम से बैठ के पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस स्पीकिंग चॉक्स की ऐप ही तो डाउनलोड करनी है, राइट? सारे वीडियोस मेरे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को स्टूडेंट बोलते हैं ए बी यार मोड मीडियन के फॉर्मूले 10th में बड़े डिफिकल्ट हो गए, पहले कितना इजी होता था। मोड होता था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली ऑब्जर्वेशन और मीडियन होता था मिडल मोस्ट, चाहे इंक्रीजिंग में ले लो चाहे डिक्रीजिंग में ले लो, बात खत्म। लेकिन अब बड़े अजीब अजीब से फॉर्मूले हैं। मीडियन का फॉर्मूला दे रखा है L प्लस एच टाइम्स n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, और ये मोड का दे रखा है L प्लस एच टाइम्स f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2। क्या है ये फॉर्मूला? अरे यार समझने की बात है, बस समझने की बात है। कोई आपको प्यार से आराम से समझा दे कि भाई यहां पे निकालना है मोड, राइट? मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस h टाइम्स f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2। और कोई ये बता दे कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि मोड होता क्या है। मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली ऑब्जर्वेशन। 5, 6, 15, 10, 5 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मुझे 15 नजर आ रही है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। इसका मतलब मोड की क्लास है 15 to 20, राइट? अब देखो 15 to 20 का मतलब है 15 से लेकर 20 तक मोड कहीं रास्ते में मिलेगा। देख कहानी सुनिए ना, ऐसे ही तो अगर आपने पढ़ा होता मोड तो आपको कितना इजी लगता। 15 से 20 तक कहीं ना कहीं बीच में आपको मोड मिलेगा, कहां मिलेगा नहीं पता। तो ये फॉर्मूले में शुरुआत होती है L से कि भाई 15 से आगे बढ़ो, L प्लस। नाउ इसके बीच का गैप कितना है? इसके बीच का गैप है 5। इसको मत पार करो उस 5 के गैप का कुछ हिस्सा आगे बढ़ो। कितना हिस्सा आगे बढ़ो? थोड़ा छोटा हिस्सा, 20%, 30%, 40%। 100 से ज्यादा मत करना, 100 के अंदर अंदर रहना। इसका मतलब ये जो नंबर आने वाला है ये आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब लेस देन 1। 1 से छोटा नंबर आएगा। तो कितना ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। लोअर लिमिट से थोड़ा आगे बढ़ो, कितना आगे बढ़ो ये बता रहा है, और टोटल साइज जो है उसका कितना हिस्सा आगे बढ़ना है। तो अभी कर लेते हैं भाई। लोअर लिमिट इसकी है 15 प्लस इसका h है 15 और 5 मल्टीप्लाई किससे करना? f1, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 15 माइनस f0, पीछे वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 अपॉन 2f1, इसकी दुगना क्या है? 30 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 10। यही तो करना था बस, और क्या करना था? ये कितना हो गया? 15 प्लस 5 इंटू 15 में से 6 गया 9 अपॉन 30 में से 16 गया 14। आ गया ना प्रॉपर फ्रैक्शन? 9 by 14। और ये हो गया आपका करीबन 9 5 45, 15 प्लस 45 बाय 14, 14 3 पॉइंट के आसपास है। 14 3 42, 18 पॉइंट समथिंग डिवाइड कर लेंगे आप यार। ये है मोड। अगर मोड आपको इस तरह नहीं समझ में आया, आपने सिर्फ इस फॉर्मूले को रटा हुआ था L प्लस एच टाइम्स f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2, तो आपको मोड समझ में नहीं आया है। आपको मोड समझ में नहीं आया है और आप अभी भी रटे रटाए फॉर्मेट पे चल रहे हैं। क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं यार? क्यों नहीं आप स्पीकिंग चॉक्स की ऐप को डाउनलोड करते हो और अभी के अभी सिर्फ 349 रुपीज में? क्या होता है 349 आपके लिए? कुछ भी नहीं होता है। आप एक बर्गर पिज्जा पे इससे ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, जो कि सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आपकी सेहत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो कोई प्राइस नहीं है इस चीज का, लेकिन फिर भी आपको इतने सस्ते में मिल रहा ताकि मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे इसको आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के खरीद सकें और अपनी स्टडीज अपने आप सेल्फ स्टडी के दम पे कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। इसके बारे में बहुत सारे मेरे पास क्लूज आते हैं, क्या बोलूं मैं, कमेंट्स आते हैं कि भाई ए बी यार मेरे को ये करना तो आता है टीचर ने 4-5 बात करा दिया, मुझे करना आता है, लेकिन सच बताऊं मुझे समझ में कुछ नहीं आया। तो मैं आपको आज फिर बताना चाहता हूं कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर
में डिफरेंस ये होता है कि रैशनल नंबर होता है टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ना टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा। अब अगर कोई इर्रेशनल नंबर है और मैं उसे बोलूं कि प्रूफ करो, तो तुम बोलोगे भाई कैसे प्रूफ करूं? आप उसे √2 की वैल्यू निकालते जाओगे, निकालते जाओगे, निकालते जाओगे, निकालते जाओगे, निकालते जाओगे, ना वो टर्मिनेट करेगी ना वो रिपीट करेगी। इसका मतलब कोई तरीका ही नहीं है कि आप इर्रेशनल नंबर को बता दो कि इर्रेशनल है, क्योंकि आप सॉल्व करते जाओगे, मैं बोलूंगा कभी ना कभी रिपीट करेगी, कभी ना कभी रिपीट करेगी, कभी ना कभी रिपीट करेगी, आप बोलेंगे यार रिपीट नहीं करी, मैं बोलूंगा करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, कभी ना कभी रिपीट करेगी। इसका मतलब इर्रेशनल नंबर को प्रैक्टिकली उसकी वैल्यूज निकाल के प्रूफ नहीं किया जा सकता, और इसीलिए यहां पे हम इर्रेशनल नंबर को प्रूफ करने की बजाय हम उसे मान लेते हैं कि वो रैशनल है और फिर कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ कर देते हैं, राइट? तो जब रियल नंबर सिर्फ दो तरीके का हो सकता है, रैशनल या इरैशनल, तो हम क्यों नहीं ये बात मान लेते कि भाई इरैशनल को प्रूफ करना इम्पॉसिबल है, तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये रैशनल है। लेकिन इसके बाद भी आपको काफी दिक्कतें आती हैं। आप √5 को p/q मान लेते हो, फिर स्क्वायर कर लेते हो, p²/q² लिख देते हो, फिर p² को 5q स्क्वायर बोल देते हो, फिर बोलते हो p² का फैक्टर है 5, फिर बोलते हो p का फैक्टर भी है 5, और यहां पे मामला अटक जाता है। आपको नहीं समझ में आता कई बार कि थ्योरम 1.1 में ऐसा क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है कि भाई p² का फैक्टर 5 है तो p का फैक्टर भी 5 होगा अगर p एक प्राइम नंबर है। मानते हो ना इस बात को? तो सॉरी 5 अगर एक प्राइम नंबर है तो मानते हो आप इस बात को कि भाई अगर थ्योरम आपको एकदम क्लैरिटी के साथ क्लियर नहीं हुई है तो आपको कोई गाइडेंस चाहिए जो आपको ये बताए इस पॉइंट पे कि भाई ऐसा क्यों होता है। और इसके बाद आप बोलते हो अगर p का फैक्टर 5 है तो p = 5k हो गया, फिर आप यहां पे डालते हो 5k² = 5q², 25k² = 5q², 5 कर देते हो इसको, q² = 5k, q² का फैक्टर 5 है, फिर आप बोलते हो q का फैक्टर भी 5 है, q का फैक्टर भी 5 है, p का फैक्टर भी 5 है, तो इन दोनों के बीच में ये को प्राइम नहीं है, जो कि हमने शुरू में कंडीशन ली थी कि अगर ये रैशनल नंबर है तो p और q को प्राइम है, और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर ये इरैशनल के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। तो इस तरीके से अगर आपको पॉइंट बाय पॉइंट हर एक स्टेप का मतलब, हर एक स्टेप के बारे में, हर एक थ्योरम क्यों क्या कैसे अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको रैशनल नंबर उस तरह से नहीं आता है जिस तरीके से आना चाहिए। भाई जिस तरीके से आना चाहिए, जो ग्रेविटी होनी चाहिए, जो आपको एक एक बात एकदम शीशे की तरह साफ होनी चाहिए, वो नहीं है। यहां से अभी भी आ सकती है। करिए शुरू, मेरी राय मानिए, करिए, कुछ नहीं जाता 349 में, लाइव बनेगी आपकी, सेल्फ स्टडी करना सीखिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस divides the line segment joining the points 4, -5 and -1, 0। भाई y एक्सिस डिवाइड कर रही है, एक y एक्सिस है जो इनको डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट को, जो कि है 4, -5। भाई थोड़ा सा प्रोमिनेंट फिगर बनाते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। 4, -5, 4, -5 कुछ यहां होगा अंदाजन, और -1, 2 कुछ यहां होगा, -1, 2, 4, -5। अगर आप ऐसा इमेजिन करें तो ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया कि y एक्सिस, अगर y एक्सिस कहीं से भी कट कर रही है उस पॉइंट का नाम क्या होगा? 0, y, 0, y। अब इस क्वेश्चन को देखिए, -1, 2 और 4, -5 कहीं पे कट रहा है। मैंने पॉइंट भी देखिए -1, 2 के पास बनाया क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट दूर है। ये होता है विजुअलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ ये है k और ये है 1, इस पॉइंट का नाम है 0, y, तो इसका x 0 है, तो मैं इसको बोलूंगा 0 = 4k प्लस -1 अपॉन k + 1, 4k - 1 = 0, 4k = 1, k = 1/4। देखिए आया, 1:4 रेशियो आया, है ना इंटरेस्टिंग? अगर आपको इतने आसानी से ये बात समझ में आ सकती थी तो काहे को प्रॉब्लम थी, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां पे पूछा है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y भी निकाल लो, ये तो वो मिल गया ना आपको, रेशियो मिल गया। अब y निकाल लो, y क्या होगा? अब तो पता चल गया ये 1:4 है,
1 इंटू -5 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 4. नाउ लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2, तो फिर से बनाते हैं, अंदाजा लेते हैं. -2, -1 यहां ले लेते हैं, 3, 5 यहां ले लेते हैं. एक लाइन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये जो पॉइंट है -2, -1 और 3, 5 है, इसके ऊपर से एक लाइन गुजर रही है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. हमें बताना है कि वो इसे किस रेशियो में बांट रही है. अगर वो इसके ऊपर से गुजर रही है, अगर वो इसके ऊपर से गुजर रही है, तो वो जहां पे भी कट कर रही है, जहां पे भी कट कर रही है, वो जो पॉइंट है उसकी एक वैल्यू होगी, उसकी एक लोकेशन होगी, राइट. चलो मान लेते हैं ये k है, ये 1 है, तो यहां पे क्या होगा, x होगा 3k प्लस -2 अपॉन k प्लस 1, कॉमा y होगा 5k -1 अपॉन k प्लस 1. ये पॉइंट है जहां से वो एक्सिस को काट रही है, यहां से इस लाइन को वो कट कर रही है, राइट. नाउ द थिंग इज कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट इस लाइन की वजह से डेवलप हुए हैं. इसका मतलब ये पॉइंट अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन में डाल दूं तो सेटिस्फाई कर जाएंगे. 4 टाइम्स x की जगह डाल दूं मैं 3k -2 अपॉन k प्लस 1 प्लस y है 5k -1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4. ये सेटिस्फाई होने ही चाहिए, क्योंकि वो लाइन की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये डिवाइड हो रही है. इसका मतलब ये पॉइंट जो है उस लाइन पे पड़ता होगा, पॉइंट है ना, ये पॉइंट उस लाइन पे पड़ता होगा. और अगर ये पॉइंट उस लाइन पे पड़ता है, उस पे अवेलेबल है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करता होगा. नाउ यहां पे k प्लस 1 हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 3 12k -8 प्लस 5k -1 इज इक्वल टू 4. ये 12k प्लस 5k हो जाएगा 17k -9 इज इक्वल टू 4k प्लस 4. 17k में से 4k चला जाएगा 13k इज इक्वल टू 13, k इज इक्वल टू 1. इसका मतलब 1:1 में बटा है. इसका मतलब ये लाइन 1:1 में बटी है, k आ गया है 1. कितना इजी और कितना कंफर्टेबल लग रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. और ये क्वेश्चन इतना आसान था नहीं, लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है. आप इस बात को बिल्कुल महसूस कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन इतना आसान लग क्यों रहा है. इतना आसान इसलिए लग रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रिपरेशन अच्छी है. यस, अगर आपकी कोऑर्डिनेट की प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको भी इतना आसान लगना चाहिए था. और अगर इतना आसान नहीं लग रहा है तो अभी कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को दुरुस्त. स्पीकिंग चॉक्स की ऐप को डाउनलोड करके सेल्फ स्टडी करके, किसी की जरूरत नहीं है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cosec a minus sin a into sec a minus cos a is equal to 1 upon tan a plus cot a. कुछ नहीं करना है, इसको 1 upon साइन में कन्वर्ट कर देना, मतलब साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना अपॉन साइन ए. ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए. ये हो जाएगा आपका साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. करते जाना है, सोचना थोड़ी है. कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए. ये हो गया आपका कॉस ए साइन ए. इससे सिंपल तो ये हो नहीं सकता. कॉस ए साइन ए से नीचे तो जा नहीं सकता, मतलब जा सकता है बट क्यों करें, हम इसको और कॉम्प्लेक्स कर देंगे. इसको खोल के देखते हैं राइट हैंड साइड को. राइट हैंड साइड है 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, जो कि हो गया 1 अपॉन कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए. ये तो होता है 1. हेंस प्रूव्ड. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको पता है कि प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो हिलते ही नहीं हैं. एनसीईआरटी में तो फिर भी सिर्फ 1-2 हैं, लेकिन एग्जाम प्लस में बहुत सारे हैं. अगर वो सारे क्वेश्चन आपको लॉजिक के साथ समझने हैं, जी हां, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, बिल्कुल डोंट टेक मी रॉन्ग,
आपको बुक्स मिलेंगी, मैं बताता हूं आपको बुक का नाम, अरिहंत की आप लीजिए बुक, एग्जाम्पलर बुक लीजिए, ऑल इन वन लीजिए अरिहंत की बुक। उसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ चैप्टर बाय चैप्टर समझाया गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन है। और कोई फालतू बुक को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, ऑल इन वन ले लीजिए, आराम से पढ़िए, एग्जाम्पलर को पढ़िए। लेकिन बुक तो बुक होती है, बुक में समझाया है कि कैसे सॉल्व करना है, मैंने समझाया है कि वैसे सॉल्व क्यों करना है। अगर आपको ट्रिगो में जरा सी भी दिक्कत आ रही है, आपसे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन नहीं होते, आपको नहीं समझ में आता कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐसा नेक्स्ट स्टेप हो तो क्या, रटना पड़ रहा है अगर आपको, तो अभी के अभी ये कोर्स लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए और बिंदास आगे बढ़ जाइए। 11th 12th बिना ट्रिगो के होने वाली है नहीं। और अगर बाई चांस आप 11th 12th में मैथ्स नहीं भी लेने वाले हो तो भी आपको 10th के मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर लाने ही चाहिए। ओनली 349। फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। अभी स्टेप डिवीजन मेथड में बच्चों का बहुत सारे रिव्यूज आते हैं, वो बोलते हैं कि ए बी हमें डायरेक्ट मेथड बहुत अच्छा लगता है, सीधा ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, सीधा ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी के साथ, हम कर लेंगे बस। स्टेप डिवीजन बहुत लंबा है, लंबा नहीं है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं कि ये बिल्कुल भी लंबा नहीं है। 0 to 10, 10 से 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। नाउ हमें तो पता है कि 0 से 10 में 6 है फ्रीक्वेंसी, लेकिन मैं 0 वाली फ्रीक्वेंसी लूं कि 10 वाली लूं, इसलिए मैं इसके बीच का नंबर लूंगा 5, इसके बीच का लूंगा 15, इसके बीच का लूंगा 25, इसके बीच का लूंगा 35, इसके बीच का लूंगा 45। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं बोलूं 0 to 10 6 बच्चों के आए हैं, 10 to 20 10 बच्चों के आए हैं, 20 to 30 मार्क्स 15 बच्चों के आए हैं, तो मैं क्या बोलूं, 20 आए हैं 15 बच्चों के, कि 21 आए हैं 15 बच्चों के, कि 22 आए हैं, कि 29 आए हैं, कि 30 आए, मैं क्या बोलूं। इसलिए मुझे मिडल वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इस क्लास को हटा के मैंने मिडल वैल्यू ले ली, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इसको मैं बोलता हूं क्लास मार्क, जिसको मैं बोल रहा हूं अपना XI, क्लास मार्क। अब मैं मान लेता हूं कि भाई इसमें से एक मेरा मीन है, मैं मान लेता हूं कि इसमें से ये लेट से ये मेरा मीन है। स्टेप डिवीजन मेथड बता रहा हूं, मैंने अज्यूम कर लिया, ये मैंने मान लिया कि 25 मेरा मीन है। अब या तो मैंने सही माना होगा, बिल्कुल 25 ही होगा, या मैंने 25 जो असली मीन आने वाला है उससे थोड़ा बड़ा ले लिया होगा, या मैंने गलती से जो असली मीन आने वाला है उससे थोड़ा छोटा ले लिया होगा। यही 3 सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मैंने मान लिया कि 25 मेरा मीन है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से मीन को माइनस करूंगा, 5 - 25 - 20 डिवाइडेड बाय 10 -2। यहां पे 15 - 25 -10 डिवाइडेड बाय 10 -1। 25 - 0 अपॉन 10 0। 35 - 25 10 अपॉन 10 1। 20 अपॉन 10 2। जरा देखिए इन छोटे छोटे नंबर्स को, क्या आप नहीं चाहेंगे, क्या आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करना, इस -1 को इस 10 से मल्टीप्लाई करना, इस 0 को इस 15 से करना, इस 1 को इस 9 से करना, इस 2 को इस 10 से करना। आप बोलेंगे यस ए बी, ये तो बहुत आसान है, इसको जरा मल्टीप्लाई करिए। ये हो गया आपका -12, ये हो गया -10, ये हो गया 0, ये हो गया 9 और ये हो गया 20, ये हो गया प्लस में 29 और ये हो गया -22, और इसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये आएगा +7। लेकिन क्या है स्टेप डिवीजन मेथड? स्टेप डिवीजन मेथड बोलता है कि आपने अज्यूम मीन माइनस की थी, तो अब उसको प्लस कर दीजिए। आपने जो ये +7 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 16 और 9 25 40 50 60, एक बार और कर लेता हूं, 15 25 35 45 50, राइट। अगर आपने अज्यूम माइनस की थी तो आपने अज्यूम बाद में क्या कर दिया, प्लस। अगर आपने h से डिवाइड किया था, आपने 10 से सबको डिवाइड किया था, तो भैया बाद में कर दो मल्टीप्लाई, खत्म। इसका मतलब आपका 25 + 7/50 × 10 जो कि होता है 7/5, और ये हो गया आपका 7/5 कितना होता है 1.4 26.4। तो स्टेप डिवीजन मेथड कुछ नहीं है, एक मीन को अज्यूम करना है। अगर ये आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब मैंने जो अज्यूम किया था वो एक्चुअल मीन से छोटा था। अगर मैंने 25 की जगह 35 ले लिया होता अज्यूम मीन, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव आता और मेरे को पीछे खींच के ले जाता और 26.4 तक लेके आता।
ये है ब्यूटी स्टेप डिवीजन मेथड की। बड़े बड़े क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट से करना चाहिए था, लेकिन अगर स्टेप डिवीजन के लिए बोला गया है तो मैंने स्टेप डिवीजन से किया, वरना अगर ये कोई मेथड के बारे में नहीं बोला गया होता तो हम डेफिनेटली इसको स्टेप डिवीजन मेथड से नहीं करते, हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। लेकिन यहां बोला गया था। लेकिन स्टेप डिवीजन मेथड इतना डरावना नहीं है। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स ठीक से किसी ने पढ़ाया है तो स्टेप डिवीजन मेथड ही लगाओगे आप, जहां पे डायरेक्ट लगना होगा वहां पे भी। विश्वास नहीं होता, आप ऐप डाउनलोड करो, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर देखो और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि विश्वास हुआ कि नहीं हुआ। स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डिवीजन मेथड सबसे सिंपल है कि नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given figure, P and PB are tangents to circles centered at O. Prove that OP bisect angle APB. OP bisect angle APB. सिंपल सी बात है यार, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये रेडियस दोनों बराबर हैं, ये हाइपोटेन्यूज है, ये इसके हाइपोटेन्यूज है। तो OP इज इक्वल टू OP, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस, OAP angle is equal to OBP is equal to 90 degree. Triangles are congruent by RHS. Simple. Triangle congruent हो गए RHS से, तो भाई in the given figure P and B are tangent to circle, prove that the OP bisect APB. OP, तो obviously this angle X is equal to angle X, that is APO is equal to angle BPO is equal to X degree. Corresponding part of congruent triangles. CPCT से ये साबित होता है, और ये एक ही तो थ्योरम है जिसके ऊपर पूरा के पूरा चैप्टर थका हुआ है। अगर आप सेल्फ स्टडी के कोर्स में देखेंगे तो इस थ्योरम को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि आप बोलेंगे कि वाह, ये भी वाह, मजा आ गया, पूरा की पूरा चैप्टर आपने 5 मिनट में साफ कर दिया। नेक्स्ट है OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। मैं मिटा रहा हूं इसको, OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। ना OP राइट बाइसेक्टर ऑफ AB इसलिए क्योंकि देखिए ये रेडियस है, दोनों रेडियस, ये एंगल आप सीपीसीटी से प्रूफ कर चुके हो कि एक्स एक्स है, जैसे ये दोनों बराबर थे वैसे ये भी बराबर है, ये कॉमन है, तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल भी आपस में हो गए हैं कॉन्ग्रेंट, और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो ये बन गया है 90 डिग्री और ये दोनों साइड्स भी हो गई हैं बराबर। तो भाई इतनी सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है, और इस टाइप की थ्योरम को तो इतने ब्यूटीफुली समझाया गया है कि अगर आपको सर्कल्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं या जरा सा भी डर वर लग रहा है थोड़ा बहुत भी, तो डर को जाइए भूल, बिल्कुल जाइए भूल। आप इस वीडियो के तुरंत खत्म होते ही 1 मिनट के अंदर आप अपने सारे डरों को भगा सकते हैं। सिर्फ आपको स्पीकिंग चॉक्सी ऐप डाउनलोड करनी है, गूगल पे जाके एंड्रॉइड स्टोर पे, और 349 का ये कोर्स खरीदना है, और मैटर एंड वहां पे आपको मिलेगा सेल्फ स्टडी, वहां पे एक टैब मिलेगा सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी को प्रेस करिए, अंदर जाइए, पेमेंट करिए और हो जाइए शुरू। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगी आपकी मुट्ठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 99 इफ 10th डिजिट इज 3 मोर देन यूनिट प्लेस डिजिट। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे एक ही तरीके से करना पड़ेगा। ओके, नंबर है 10t प्लस u प्लस 10u प्लस t, और इसमें ये 2 नंबर है, तो सम ऑफ द नंबर 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 99। 11t प्लस 11u इज इक्वल टू 99, t प्लस u इज इक्वल टू 9। तो 10th प्लेस और यूनिट प्लेस की डिजिट का सम 9 है। नाउ इफ 10th प्लेस इज 3 मोर देन, तो 10th प्लेस है 3 मोर देन यूनिट प्लेस, मैं यहां पे लिख सकता हूं 3 प्लस यूनिट इज इक्वल टू 9, 2 यूनिट इज इक्वल टू 6, यूनिट इज इक्वल टू 3, 10 इज इक्वल टू 6, नंबर इज इक्वल टू 63। ये तो हुआ सॉल्यूशन। लेकिन अगर किसी ने आपको बहुत ही प्यार से समझाया है तो उसने ये जरूर बताया होगा कि 2 डिजिट नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 9 का मल्टीपल होता है, और 2 डिजिट नंबर का जो एडिशन होता है वो हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। अगर वो 11 का मल्टीपल है तो मुझे यहां नजर आ गया था कि t प्लस u 9 है, 11 9 99 होता है। यहां बोल रहा है कि उनके बीच में डिफरेंस है 3 का, और 10th प्लेस की डिजिट बड़ी है, तो भाई 9 डिजिट जिनका सम 9 हो वो कितने नंबर हो सकते हैं? 90, 81, 72, 63, 54, और इसके बाद तो 10th प्लेस छोटी होने लग जाएगी। इनमें डिफरेंस 3 का इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। इसका मतलब आप
5 सेकंड में बिना सॉल्व किए ये बता सकते थे कि इसका आंसर 63 है, उसके बाद 63 निकाल के दिखाना था बस। ये वाली अगर आपको कंफर्ट नहीं है, ये वाला आपके अंदर क्या बोलूं मैं, स्टाइल नहीं है, ये वाली अप्रोच नहीं है, तो आपको लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम है, और अगर आपको लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत रहने दो, क्योंकि 5 मिनट लगेगा आपकी इस प्रॉब्लम का सारा के सारा मिट्टी बलीज हो जाएगा और आप आराम से आगे बढ़ जाएंगे अपने पेपर की तरफ। सिर्फ आपको स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करनी है और आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं मिलेगा। ओके, तो अमिता buys some books for rupees 1920. If she had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost 24 less. तो अमिता ने 1920 रुपए की कुछ किताबें खरीदी, हमें नहीं पता कितनी किताबें खरीदी, लेट्स से x किताबें खरीदी, तो हर एक किताब की कीमत कितनी पड़ी? 1920 अपॉन x, राइट? इतने की पड़ी हर एक किताब। नाउ अगर वो 4 और किताबें खरीदती तो हर एक की कॉस्ट इतनी आती, राइट? डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, अगर वो 4 और किताबें खरीदती उतने ही पैसे में, अरे वाह! तो इसका मतलब दुकानदार ने उसको ये बोल दिया कि भाई 4 और किताबें ले जाओ, आप तो पुराने ग्राहक हो, 1920 रुपए दे रहे हो, ये 4 और ले जाओ। किताबों से ज्यादा अच्छा होता अगर हम बोलते नोटबुक क्योंकि नोटबुक सेम प्राइस की होती है, राइट? बुक्स फिर भी अलग अलग प्राइस की होती है, नोटबुक सेम प्राइस की होती है। भाई आप एक रजिस्टर खरीदने जाते हैं 20 रुपए का है, तो भाई 20 रुपए वाले रजिस्टर दे दो भैया इतने सारे, और अगर आपने इतने सारे पैसे दिए तो वो बोलता है कि चलो भाई 4 रजिस्टर एक्स्ट्रा ले जाओ। तो अगर वो 4 एक्स्ट्रा ले जाते तो ये उसको पर बुकलेट थोड़ी सस्ता पड़ता, राइट? ये वाला प्राइस ज्यादा है, ये वाला प्राइस कम है, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 24। अगर ये बात आपको कंफर्टेबली समझ में आई है तो मेरी सेल्फ स्टडी की बुक में, सेल्फ स्टडी की डिजिटल बुक में आपको सब कुछ कंफर्टेबली समझ में आएगा। x इंटू एक्स प्लस 4 1920 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 1920 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24, और आप इसको बड़े ही खूबसूरती के साथ सॉल्व कर सकते हो। 1920x प्लस 1920 इंटू 4, 4 0 0, 4 2 8, 9 4 36, 3 4 1 4, 5 6 7 minus 1920x is equal to 24x square plus 24 4 the 4 4 the 16 1 4 to the 8 96x। तो ये हुआ आपका, ये कट गया, ये हुआ 24x square plus 96x minus 7680 is equal to 0। 24 ये तो कट रहा है, 4x minus 24 3 72 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। अरे वाह, ये तो फैक्टर भी सिंपल है। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320, और आंसर आ गया है 16 माइनस 20 रिजेक्टेड। 16 रुपए की एक किताब पढ़ रही थी उससे पहले, और अब कितने की पढ़ रही है? व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस? हाउ मेनी बुक्स? 16 किताबें खरीदी हैं, 1920 16 किताबें खरीदी हैं, 16 एकम 16 32, 16 दूनी 120 रुपए की एक रजिस्टर पड़ रहा था। तो 16 किताबें खरीदने गई, 120 रुपए का रजिस्टर था, रजिस्टर ही बोलता हूं ना, किताबें क्यों बोल रहा हूं, 120 रुपए का रजिस्टर था, 16 रजिस्टर खरीदे, 1920 हुआ। उन शॉपकीपर ने बोला कि भाई मैं आपको 4 और दे देता हूं, अगर 4 और दे दिए तो भाई 480 रुपीज का सामान उसने फ्री में दे दिया। तो भाई सारी की सारी किताबों में 16 और 4 20 किताबों में 24 रुपए का फायदा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हर एक किताब पे 24 रुपए का फायदा। तो अगर क्वेश्चन को इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, इस तरीके से समझ पा रहे हैं, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई है। मैंने इतनी स्पीड में आपको इसलिए करके दिखाया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी हो तो वो कितनी तेजी से पूरी की पूरी चीज को समझ लेता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अ ट्रेन ट्रैवल्स एट द एवरेज स्पीड ऑफ डिस्टेंस 132 किलोमीटर and then traverse a distance of 140 km at an average speed of 4 km per hour more than the initial speed, it takes 4 hours to complete the journey। तो 132 किलोमीटर गया x की स्पीड से, और बचा हुआ
140 किलोमीटर गया, थोड़ी बढ़ी हुई स्पीड से, और टोटल टाइम लगा सिर्फ 4 घंटे। इसमें क्या है, इसमें x इंटू एक्स प्लस 4 करना है, ये 132 इंटू एक्स प्लस 4 हो गया, प्लस 140x हो गया इज इक्वल टू 4 हो गया, ये 132x प्लस 132, ये 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 1 4 4 ज़ा 4 5, ये हो गया आपका 528 प्लस 140x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 16x हो गया। तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 140x माइनस 132x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे और फटाफट से आंसर आ जाएगा। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम करते वक्त बिल्कुल भी डर लगता है, आप वर्ड प्रॉब्लम में नहीं पकड़ पाते हैं कि भाई सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कौन सा किसको डालूं मैं, अगर मेरे को आपको ये समझ में नहीं आता कि इक्वेशन कैसे बनाऊं, और बनाने के बाद सॉल्यूशन नहीं आता तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है भाई। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों में से एक तो अच्छे से आना ही चाहिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं बोलूंगा आपको कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से दोबारा कर लेनी चाहिए, और आपके पास तो रास्ता है भाई। आपको तो स्पीकिंग चॉक से सिर्फ ऐप डाउनलोड करनी है और 349 का सेल्फ स्टडी का कोर्स लेके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों, एक नहीं तीनों की सारी प्रॉब्लम अभी की अभी खत्म कर लेनी है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, it intersects the other two sides in distinct point, then prove that the two other sides are divided in the same ratio. Basic प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूछ रहा है। इसमें भी कुछ बच्चों को काफी डिफिकल्टी आती है। मैं आपको बताऊं कि डिफिकल्टी क्यों आती है। देखिए ट्रायंगल ABC है, ये DE है, हम यहां से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, हम यहां से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, EF और DG बोलते हैं इसको, फिर हम यहां से एक डॉटेड लाइन बनाते हैं और यहां से डॉटेड लाइन बनाते हैं, राइट। अगर हमें यह पता हो कि एक्यूट ट्रायंगल के अंदर ऑल्टीट्यूड अंदर बनता है, ये रहा ऑल्टीट्यूड, राइट ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के ऊपर होता है, लेकिन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड अगर मैं ये वाला बेस ले लूं तो बाहर भी हो सकता है। ये वाली बात आपको समझ में आई? एक्यूट में अंदर होता है, राइट एंगल में ट्रायंगल के ऊपर होता है, एक वन ऑफ द साइड होता है, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में अगर इस बेस की बात करूं, इस बेस की बात करूं तो यहां से बन जाएगा, लेकिन अगर इस बेस की बात करूं तो बाहर भी हो सकता है। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड है, तो आप बोलेंगे ये भी मालूम है ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड ही होता है। और मैं बोलूं इस ट्रायंगल का एरिया दोस्त, तो आप बोलेंगे इसका एरिया, वैसे इसका भी हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होना चाहिए क्योंकि बेस सेम है, ऑल्टीट्यूड भी सेम है। अगर मैं बोलूं इस ट्रायंगल का, तो आप बोलेंगे अभी भी बेस सेम है, ऑल्टीट्यूड सेम है। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि बेस सेम होता है अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल फंसा हुआ है, और अगर बेस सेम है तो ऑल्टीट्यूड तो चेंज हो नहीं रहा है। अगर मैं यहां पे बेस ले लूं कांस्टेंट और छत तक ट्रायंगल बनाऊं, तो इस पूरे रूम में कहीं पे भी जाकर ट्रायंगल बनाऊंगा ऑल्टीट्यूड सेम रहेगा, तो हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड भी सेम आएगा, तो इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। ये दो बातें नहीं समझ में आती हैं। अगर मैं लिख दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is half AD into EF, तो ये वाली बात हुई। अगर मैं लिख दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ BD इंटू EF, तो ये वाली बात हुई। भाई EF बाहर है, यही तो नहीं समझ में आ रहा भाई। वो वाला केस है ना ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वाला, तो बाहर तो वो नहीं था, तो यहां से कट गया AD अपॉन BD। इसी तरीके से इस साइड में निकाल लिया मैंने AE अपॉन EC, और फिर बाद में बोल दिया कि नीचे BDE, और ये वाला जो आया है ट्रायंगल, इनका एरिया सेम है क्योंकि ये दोनों का बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। ये देखो, ये बेस पैरेलल लाइन, ये बेस पैरेलल लाइन, ये दो पॉइंट समझ में आ गया तो ये तो इक्वल हो गया ना भाई। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। किसने आपको इस तरीके से बीपीटी के पॉइंट्स बताए हैं? आपकी दुखती रग को पहचाना है और आपको समझाया है कि भाई बीपीटी समझ में नहीं आई तो इस वजह से समझ में नहीं आई। नहीं किया ना, कोई बात नहीं। आपको बीपीटी उस तरह खूबसूरती से अगर समझ में नहीं आई है आज तक तो कोई बात नहीं, आज समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए। स्पीकिंग चॉक्स की ऐप को डाउनलोड करिए,
सेल्फ स्टडी करिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्या, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को एकदम ब्यूटीफुली समझ सकते हो, वो भी घर बैठे अपने घर के कंफर्ट पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ OACB ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट O एंड ऑफ रेडियस 24 इज 73.12। ये R है, ये R है और ये रहा पेरीमीटर। ये क्या है? ये सरकमफ्रेंस का टुकड़ा है जनाब, ये सरकमफ्रेंस का टुकड़ा है। कौन सा टुकड़ा है ये? थीटा बाय 360। ये एक 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है। इसका मतलब है ये थीटा अपॉन 360। ये 360 डिग्री में से जितना हमने एंगल लिया है ये थीटा उतना है। कितने में से? टोटल में से, 2πr में से। तो ये है टुकड़ा। ये इसमें अगर मैं 2r जोड़ दूं तो ये महाशय बोल रहे हैं 73.12 है और रेडियस दिया हुआ है 24। मुश्किल लग रहा है? करके दिखाऊं? ओके, थीटा इज इक्वल टू 73.12। टू आर तो डाल ही देता हूं ना मैं। 2r कितना हो गया? 48। तो इसको कर देते हैं हम 48 इधर चला रहेगा, 58, 68, 25.12 25.12 इंटू 360। ये 360 ऊपर चला गया, R नीचे आ गया, 24 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 7। ये करीबन करीबन गया। एक रफ एस्टिमेट भी लगाया जाए तो 360/6 आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये थीटा एंगल ये पॉइंट्स में देगा? नहीं, ये 60 डिग्री है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को समझना है, अगर आपको देख के ही पता चल जाता है कि आंसर क्या हो सकता है, तो आपसे गलती होगी ही नहीं। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? आपने थीटा बाय 360 2πr लिखा, आपने 2r लिखा, 48 को उधर ले गए, 58, 68, 25.12 आपने उधर रख दिया, आप 360 ऊपर ले गए, 2 इंटू 22/7 कर लिया, वगैरह वगैरह कर लिया। अगर आपने कुछ और भी 3.14 बोला तो नहीं था ना? नहीं बोला। यूज पाई, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं। सेंट्रल एंगल तो हमने निकाल ही लिया है। अब हमको क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होगा? अब जब 60 डिग्री का एंगल निकल गया है तो देखो क्या खूबसूरती यहां पे नजर आ रही है। ये एंगल 60 डिग्री निकल गया है। अब अगर ये 60 निकला है और ये दोनों रेडियस है तो आपको ये क्लिक कर जाना चाहिए अभी तक कि ये भी 60 है। लग नहीं रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए फिगर आर नॉट टू स्केल होते हैं सारे के सारे, तो घबराने की बात नहीं है। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। थीटा बाय 360 πr²। ये रहा मेरा सेगमेंट, सेक्टर का एरिया। इसमें से मुझे ट्रायंगल माइनस करना है, -√3/4 a²। अब अगर ये बात हमें टाइम पे क्लिक कर जाए कि सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस करना है और ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कहानी बन जाए। लेकिन अगर ये बात अगर टाइम पे क्लिक ना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा, आप मानते हो? तो 60 डिग्री को देखते ही ये समझ जाना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और √3/4 a² लग रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन आपका एकदम हाइपरनेस क्रिएट कर देगा एग्जाम के बीच में और ये बाकी क्वेश्चंस पे भी इंपैक्ट डालेगा। और अच्छे खासे मार्क्स का क्वेश्चन है, 34 नंबर का क्वेश्चन है ये। करेक्ट? तो फिर इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे 60/360 इंटू 3.14 इंटू 24 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 24 का स्क्वायर, ब्ला ब्ला ब्ला, कॉमन लेके इसको बिल्कुल निपटा सकते हैं फटाफट। सेक्टर का एरिया फॉर्मूला समझ में नहीं आया? अरे यार, पिज्जा में से अगर आपने इतना हिस्सा खाया, आपको 100 रुपए का पिज्जा है तो आपको कितने पैसे देने होंगे? आप बोलेंगे अभिषेक 25 रुपए। यार मैंने 1/4 खाया है, मैंने 1/4 ऑफ पिज्जा खाया है। तो यहां पे भी आपने 4 में से 1 पीस खाया है टोटल पिज्जा में से। आपने 360 में से थीटा लिए हैं टोटल सर्कल में से। आपने 360 में से थीटा लिए हैं टोटल सर्कल में से। अगर पिज्जा खा सकते हो और अपने हिसाब के पैसे दे सकते हो तो थीटा बाय 360 πr² भी नाप सकते हो, तौल सकते हो, समझ सकते हो। आप में बुद्धि है। आपको करना चाहिए सेल्फ स्टडी। आपको सेक्टर, सेगमेंट के फॉर्मूले में अगर दिक्कत आ रही है तो आपको आज ही शुरू कर देनी चाहिए सेल्फ स्टडी। खुद पढ़ो यार, खुद समझ जाओगे। तुम्हें बुद्धि है, मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हें बुद्धि है। तुम्हें अपने आप बस शुरू करने की देर है। देर आए दुरुस्त आए, अभी करो शुरू।
Next question. From a top of a 9-meter building, the angle of elevation of a top of a cable tower is 60 degree. The angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower and the distance between the. Okay, from a 9-meter tall building. तो इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा. 9 मीटर की बिल्डिंग है, एक टावर खड़ा हुआ है, एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 60 डिग्री है और बॉटम इज, सॉरी ये 45 लग नहीं रहा है, मेरे बच्चे के कम पड़ गई. ओके, तो ये 9 है तो ये भी 9 होगा. अगर ये 9 है तो 45 डिग्री की वजह से ये भी होगा 9. अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा. सिर्फ 10 45 1 होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 होता है. आपको पता होना चाहिए कि भाई स्क्वायर के अंदर डायगोनल जो होता है ये स्क्वायर बराबर होता है, ये एंगल 45 ही तो होता है. और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को तो 1 होना ही था, उन दोनों को तो बराबर होना ही था. tan 45 की वैल्यू कोई गलत कैसे कर सकता है? tan 45 होता है 1, और अगर tan 45 दिख रहा है 1 तो परपेंडिकुलर और बेस को होना चाहिए था सेम. अगर ये 9 है तो ये 9 है तो ये 9 है. अगर आपको पता है कि sin tan 60 √3 होता है, ये साइड लंबी है, ये 9 √3 है, ये 9 √3 है, तो टोटल बिल्डिंग की हाइट क्या हो गई भाई? 9 √3, सॉरी टावर की प्लस 9 मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर सॉरी मजाक कर रहा हूं. तो कितने आसानी से ये क्वेश्चन समझा जा सकता था, इसमें कुछ था ही नहीं. ये तब होता है जब हाइट्स एंड डिस्टेंस आपकी मुट्ठी में हो. आपको क्वेश्चन देखते ही उसका डायग्राम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है. आपको क्वेश्चन देखते ही आप उसके बारे में लिखने लग जाते हैं. आपको क्वेश्चन देखते ही पूरा इमेजिनेशन होने लग जाती है. कोई गलती होने की कोई चांस ही नहीं होती है. ये होता है स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन. अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी भी हो सकती है. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है. इस क्वेश्चन में पूछा है, ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. अगर मेरे को अपनी नजरें झुकानी पड़ती हैं शिप देखने के लिए, तो उस शिप पे बैठे हुए आदमी को अपनी नजरें उतनी ही उठानी पड़ेगी. तो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है साथ में वही. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑफ द सेम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स. अब अगर मैं यहां पे ऐसे बनाऊं कि 45 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री का डिप्रेशन, 45 डिग्री का डिप्रेशन, तो मैं बोलूंगा यहां से ऊपर देखने के लिए 30 डिग्री का एलिवेशन और 45 डिग्री का एलिवेशन, और ये है 75 मीटर, तो ये ऑफ कोर्स हुआ 75 मीटर. और tan 30 होता है 1/√3, मतलब ये नीचे वाली साइड बेस लंबा होता है जो कि दिख भी रहा है भाई 30 डिग्री पे, तो ये है 75√3. ये पूछ रहा है कितना है, कौन सी बड़ी बात है यार. 75√3 माइनस 75 ही तो करना है, 75 इंटू √3 माइनस 1 ही तो करना है, 75 इंटू 1.732 माइनस 1 ही तो करना है, 75 इंटू 0.732 मल्टीप्लाई ही तो करना है. और क्या करना है? कुछ नहीं करना है. लेकिन ये इतनी तेजी से, इतने मक्खन की तरह, अगर आपको हाइट्स एंड डिस्टेंस नहीं आता है तो अभी भी हाइट एंड डिस्टेंस को आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं. एक एक क्वेश्चन ऐसे समझ में आएगा कि उसके आसपास का क्या कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे. पूरी की पूरी एनसीईआरटी, पूरी की पूरी एग्जाम्पलर, एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको ब्यूटीफुली समझाया है. और ये सब उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज में. दैट इज आपको लेनी है स्पीकिंग चॉक्सी ऐप. लेनी क्या है, आपको डाउनलोड करना है एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर में जाके, और ये पेमेंट करना है और आप शुरू कर सकते हैं अपनी पढ़ाई. आगे बढ़ते हैं. Question number 36. A group of students conducted a survey to find out the preferred mode of transportation to school among the classmates. They surveyed 200 students from the school. 200 बच्चों को सर्वे किया गया है. आगे लिखा है the results are as follows. 120 prefer to walk. वाह भाई वाह. 120 बच्चे वॉक करके जाना चाहते हैं. 25% बच्चे बाइसिकल से जाना चाहते हैं. 25% मतलब इसका 25%, यानी कि 50 बच्चे बाइसिकल से जाना चाहते हैं. 10% स्टूडेंट प्रेफर टू टेक बस. 10% मतलब 20 लोग बस से जाना चाहते हैं. ये बाइसिकल है, ये बस है. और बाकी बचे हुए बच्चे कार से जाना प्रेफर करते हैं. तो 120 और 170 और 190 10 बच्चे कार से जाना प्रेफर करते हैं.
वेरी गुड, आगे देखिए, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट डज नॉट प्रेफर टू वॉक? नहीं करता है वो प्रेफर वॉक, ऐसे कितने बच्चे हैं नहीं करता है प्रेफर वॉकिंग, नहीं करता है, ये वाले नहीं चाहिए, मतलब बचे हुए 80 बच्चे, बचे हुए 80 बच्चे। कितना आसान क्वेश्चन है, बाकी कट्टम पिट्टी तो आप कर ही लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the probability of a randomly selected student who prefer to walk or use a bicycle. Walk or use a bicycle. 120 plus 50 upon 200, that is 170 upon 200, that is 17 upon 20. Easy, okay, easy, और या ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, one day 50% of the walking student decided to come बाय बाइसिकल। फिर से मैं लिख देता हूं, यहाँ पे 200 बच्चे हैं, 120 वॉक करते हैं, 50 बाइसिकल पे जाते हैं, और क्या था, हाँ 20 बस में जाते हैं, 10 कार में जाते हैं। तो यहाँ पे ये डेटा हमारा सेम है। क्वेश्चन है, ऑन वन डे 50% ऑफ द वॉकिंग स्टूडेंट डिसाइडेड टू कम बाय बाइसिकल। 50% मतलब 60 बच्चे यहां जुड़ गए और यहां सिर्फ 60 ही रह गए, 50% चले गए साइकिल से जाने के लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट कम टू स्कूल यूजिंग अ बाइसिकल ऑन दैट डे? तो बाइसिकल वाले 60 और 50 110 हो गए हैं, और टोटल बच्चे अभी भी 200 हैं। 11/20 है इसका आंसर। कितना सिंपल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट प्रेफर टू बी ड्रॉप्ड बाय कार? 10/200, दैट इज 1 out of 20। ये इतनी आसानी से कैसे हो रहा है? नहीं, क्वेश्चन भी आसान था, लेकिन इतनी आसानी से, इतनी जल्दी, इतनी रैपिडली, इतनी क्लैरिटी के साथ, अगर आपसे प्रोबेबिलिटी इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं हो रही है तो आपको प्रोबेबिलिटी ठीक से समझ में आई नहीं है। आपको प्रोबेबिलिटी उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई है जितनी अच्छी तरीके से समझने की आपकी क्षमता थी। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि 349 जैसी मामूली रकम देके आप क्यों नहीं प्रोबेबिलिटी को अच्छे से एंड टू एंड, पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे साथ। राइट? करेंगे ना? प्रॉमिस करिए मेरे को, करेंगे ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा, एन एस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर, इज tasked with creating a visually captivating pool design that incorporates a unique arrangement of fountains. The challenge entails arranging the fountain in such a way that when the water is thrown upward it forms a shape of a parabola. ऐसे करके जाए। बुर्ज खलीफा में मैंने देखा था, मतलब नहीं जाके नहीं देखा था, टीवी पे देखा था, यूट्यूब में, कि वो ऐसे करके पानी जाता है और ऐसे हवा में ऐसे यहाँ अंदर जाके इंसर्ट होता है। ब्यूटीफुल सीन, पैराबोला बनता है। इट फॉर्म्स अ पैराबोला। जैसे फुटबॉल को मारे तो ऐसे बनता है, क्रिकेट बॉल को मारे तो ऐसे बनता है। द ग्राफ ऑफ सच पैराबोला इज गिवन बिलो। ओके। द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रॉड अबव लेवल इज 10 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। द इक्वेशन डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला रिप्रेजेंटिंग द वाटर फाउंटेन गिवन बाय -x² + 5x - 4। आपने माइनस देखा x स्क्वायर के पीछे? ये पैराबोला ऐसा है इसलिए नेगेटिव है, अगर ये ऐसा पैराबोला होता तो ये पॉजिटिव होता। ओके, नाउ द थिंग इज, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चंस आर, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px फ्रॉम द गिवन ग्राफ। अरे बाबा, जीरोस तो बहुत आसान है यार। ये देखो 1, 0, 4, 0, तो 1 और 4 ऐसे इनपुट है जिसकी वजह से आउटपुट 0 आ रहा है। भाई x एक्सिस अगर इनपुट है, x एक्सिस अगर इनपुट है तो y एक्सिस आउटपुट है। 1, 0 का मतलब है 1 डालने से 0 आता है, 1x डालने से y 0 हो जाता है, 4 डालने से y 0 हो जाता है। तो ऐसे इनपुट जिससे आउटपुट 0 आता है उसको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे 2 इनपुट है, 1 and 4। 1 and 4 इज द आंसर। नाउ फाइंड द वैल्यू, यहां पे लिख देता हूं 1 and 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट। भाई कॉमन सेंस लगाया जाए तो ये पैराबोला एकदम सिमेट्रिकल है। अगर मैं 4 और 1, 4 + 1 डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये आ जाएगा 5/2। इस पॉइंट का नाम होगा 5/2, 0। है कि नहीं? नहीं, मुझे बताओ, है कि नहीं?
वैसे आपको पता होने से -b/2a पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, बट मैं क्यों ऐसी बात बताऊं जो आपकी बुक में नहीं लिखी है? क्यों नहीं आप इसको प्रैक्टिकली समझ सकते? बिल्कुल समझ सकते हैं। आपको बस कोई समझाने वाला चाहिए। आपको बस एक कोई प्यार से ये समझा दे कि ये सिमेट्रिकल है, ये दोनों जीरोस हैं, इसके ठीक बीच में जो वैल्यू होगी वही मैक्सिमा देगा। और अगर ये ग्राफ ऐसा बना होता तो इनके बीच में जो ठीक वैल्यू होती अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, और सम ऑफ रूट आपको पता है -b/a होता है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो -b/2a होगा। तो -b/2a पे मैक्सिमा और मिनिमा दोनों आता है। तो क्या गुजर जाता किसी का? कुछ नहीं गुजर जाता। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं कि यहां पे ये दोनों सिमेट्रिकल है और मिडल वैल्यू है 5/2। तो 5/2 पे मैक्सिमा वैल्यू आ रहा है। एट व्हाट वैल्यू ऑफ x मैक्सिमम हाइट है? वो है 5/2, राइट? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस तरीके से समझ में नहीं आई है तो अभी भी आपके पास चांस है। आपको सिर्फ स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर पे, और अभी के अभी खरीद लेना है 349 में सेल्फ स्टडी, और कर लेना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अपनी मुट्ठी में, राइट? आ गए हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। ये रिंकू वाज वेरी हैप्पी टू रिसीव अ फैंसी जंबो पेंसिल फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड रोहन ऑन हिज बर्थडे. Pencil is basic writing tool when sharpened with blah blah blah. Cylindrical pencil and with a conical head is common shape worldwide ages. Common pencils are made up of wood, plastic, blah 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 blah. ठीक है, हमें पता है कि पेंसिल कैसी होती है। पेंसिल होती है एक सिलेंडर, उसके ऊपर कोन। कभी कभी मेरा भी ड्राइंग करने का मन करता है। ओके, तो ये पेंसिल है। डायमेंशन ऑफ द पेंसिल ले लेते हैं। लेंथ ऑफ द सिलेंडर का पोर्शन इज 21 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस इज 1 सेंटीमीटर। डायमीटर है, ध्यान रखना, 0.5 सेंटीमीटर। हमेशा डायमीटर रेडियस से बहुत गलती होती है। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 1.2 सेंटीमीटर। नाउ इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, अब जरूर क्वेश्चन पूछेगा। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द स्लांट हाइट। ओ माय गॉड, स्लांट हाइट क्या होती है भाई? सिंपल सी बात है, L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दिस इज h स्क्वायर 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। 1.5 मतलब 1.44 प्लस 0.25 दैट इज 1.69 का अंडर रूट हो गया L हो गया 1.3 सेंटीमीटर। भाई 13 का स्क्वायर होता है ना 169। ओके, तो ये हो गया हमारा L। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द शार्पन्ड पार्ट। ओह, पाई आर एल। Curved surface area of the sharpened part, pi r l, that is pi into 0.5 into 1.3। कर लेंगे ना आप? वो भी पाई की फॉर्म में छोड़ने के लिए बोल रहा है, बहुत इजी है। नेक्स्ट इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल इन टर्म्स ऑफ पाई। टोटल सरफेस एरिया ये है आपका 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, हम पहले निकाल चुके हैं, वो भी पाई की फॉर्म में, कुछ करना ही नहीं है। द पेंसिल्स टोटल हाइट डिक्रीज बाय 8.2 सेंटीमीटर। भाई घिस दी इसने, लिख लिया, मतलब 8.2 सेंटीमीटर से नीचे हो गई आफ्टर शार्पनिंग इट मेनी टाइम्स। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द शॉर्टेंड पेंसिल? क्या इसमें मिस कर सकते हैं हम? सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, तो 8.2 अगर इसको कम कर दें तो ये कितना रह जाएगा? 21 में से 8.2, 21 में से 9 कम कर देते हैं, 12 रहेगा। 12 और 8.2, 12.8 पाई आर स्क्वायर एच कितना है? 12.8 सेंटीमीटर। इतनी सी बात इसमें समझनी थी। नाउ आपने देखा कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर अगर किसी को अच्छे से समझ में आ जाता है तो वो हर टाइप के क्वेश्चन कर लेता है। सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, उसके ऊपर लिड लगी हुई है, अंदर अलग पेंट, बाहर अलग पेंट, कौन से वॉल्यूम, उसको स्फेयर को बना रहे हैं, लेड बना रहे हैं, लेड बॉल्स बना रहे हैं, रसगुल्ला डाल रहे हैं पानी के अंदर, रसगुल्ला 10% सिरप को सोख रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो सारे क्वेश्चन जो आपको परेशान करते हैं अब नहीं करेंगे, क्योंकि आप ले रहे हो सेल्फ स्टडी का कोर्स फ्रॉम स्पीकिंग चॉक्स, और वो भी बिल्कुल पीनट्स पे, दैट इज 349 रुपीज में। और अब आपको एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स का आउट ऑफ ऑल 14 चैप्टर जो आपको जरा सा भी परेशान कर सके। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं अपने बोर्ड्स के लिए। मेरी राय है कि आप खुद पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आप बन सकते हैं फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर।
मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 11th क्लास और उसके ऑनवर्ड्स और पूरी जिंदगी में वही बच्चा सरवाइव करेगा जो खुद पढ़ना जानता है, जिसको सेल्फ स्टडी करना आता है, जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ गया, वो नई नई चीजों को, नई नई किताबों को देखता है और खुद पढ़ने लग जाता है। और ये होगी आपकी शुरुआत। पहला सेल्फ स्टडी का मटेरियल आप स्पीकिंग चॉक से लीजिए, जिसके सारे वीडियोस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मैंने बनाए हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कहीं पे भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड सी यू with every step